अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग और आपको खुश आमदीद कहेंगे न्यूज़ मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग कहने का तो आज दिल नहीं कर रहा बिकॉज आज मॉर्निंग उस तरह से गुड नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, या पाकिस्तान में शायद रहते हुए कोई भी मॉर्निंग अच्छी नहीं, उस तरह से हम नहीं कह सकते कि एवरी मॉर्निंग इज़ नॉट अ गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। मैं ये क्यों कह रही हूँ वो वजह आप बताएं। बिल्कुल पूरी कौम को पता है और हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम पूरी कौम से ताज़ियत करेंगे, इजहार हमदर्दी करेंगे क्योंकि इस हुकूमत को पिछली हुकूमत थी और जो अब निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत ने जनाब आते साथ ही अवाम पर जो महंगाई का बम गिराया है, जो पेट्रोल बम गिराया है, अवाम तो पहले ही बेचारे पिसे हुए हैं, आयशा मरे हुए हैं, फिर इतना इजाफा कर देना। तारीख की बुलंद तरीन कीमत हो गई है पेट्रोल की 290 रुपए, यानी कि 291 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट जाने वाली थी तो डेली तो नहीं, हर 15 दिन बाद ऐसी खबरें आती थी कि पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, कभी 12 रुपये कभी 17 रुपये कम हो जाती थी। 300 से वो नीचे लेकर आए थे, अब दोबारा से मुझे लगता है कि वहीं तक या 300 प्लस भी ये कीमतें जा सकती हैं। और कल तक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि 29 रुपीज़ इजाफा होगा और डीज़ल में 30 रुपीज़ का इजाफा होगा, लेकिन उससे कम हुआ है। तो शायद लोग ये कहते हैं, मेरे जैसे लोग, कि चलो शुक्र है 30 रुपये नहीं। और आयशा आप ये देखें कि 15 दिनों के अंदर 1 अगस्त को फ्यूल की कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ था और अब 15 अगस्त को, यानी कि 15 दिनों में आप अंदाजा लगाएं तो कितना टोटल कितना हुआ? 290 रुपीज, 290 रुपए 15 दिनों पहले 20 रुपए का 290 रुपए 45 पैसे, 291 रुपए कह लें आप, यानी एक महीने के अंदर अंदर 37 रुपीज़ का इजाफा हुआ है और अभी ये मज़ीद भी हो सकता है। अच्छा, बैड न्यूज़ ये है कि चले यहाँ तक तो पहुँच गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी आप इमेजिन करें क्या 350 तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा तो आवाम को चैन मिलेगा। और वो लोग जो शायद जिनका पेट्रोल बाइक में वो 100 रुपीज़ का डलवाते हैं, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, वो साइकिल पर आ जाए, वही जो हम हमेशा बात करते हैं। इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितना इस हुकूमत ने, इसे पिछली हुकूमतों ने, ये भी लोग हैं ना कुछ ऑफिस जाते हुए या अपने मजदूर जो डेली वेजेस के लोग हैं, वो बाइक में 100 रुपीज़ का डलवाते हैं, तो क्या 4 कतरे आया करेंगे 100 रुपीज़ में? तो 100 मेरे ख्याल से सिर्फ उसकी स्मेल ही सुंघाया करेंगे उसकी स्मेल का ही आप जो है ना वो अच्छा, ये बड़ी बट इतनी तकलीफ दह खबर है। हमारे हुक्मरान, अक्सर हमारे सियासतदान जो पिछली गवर्नमेंट थी पीडीएम की, वो ये कहते थे जी हमने बड़ा वो एक एहसान जितलाते थे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। हम पहले भी यही बात आयशा करते रहे, मुल्क डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक गरीब आदमी बिल्कुल डिफॉल्ट कर चुका है। उसका आप मुझे बताएं 45,000 रुपये भी अगर उसकी सैलरी हो, वैसे तो 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं है एक आम मजदूर की, आप उसमें सिर्फ उसके बजट को डिज़ाइन करके बताएं। वो अपने बेचारा अपने घर का किराया दे, बच्चों के फीसेस दे, वो क्या करे, फ्यूल डलवाए, करे क्या आखिर वो? मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ, आज भी यही बात करूँगी कि एक तो हमारी जो आवाम है, स्टेटस लग जाते हैं व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर बड़ी बहस छिड़ जाती है, जी पेट्रोल की ये प्राइस होगी वो प्राइस होगी, लेकिन एहतजाजन या अमलन हमें कुछ नज़र नहीं आता। कौम एक ज़बान नहीं होती, यकजा नहीं होती है। उस तरह से अगर प्रोटेस्ट किया जाए या फिर अपने लिए आवाज़ उठा ली जाए तो शायद मामला थोड़े से बेहतर हों। बिकॉज शायद अब कॉम्प्रोमाइज्ड चल रहा है सेटअप के, अब हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए शायद इस सेटअप के साथ। शायद इन हालात के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ और आज भी यही कहूँगी कि अगर इन हालात में भी कोई पॉजिटिव आंसर, शायद मेरी आदत है ये कि कोई पॉजिटिविटी आप लाजमी ढूंढें हर चीज़ से, बिकॉज ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। पॉजिटिविटी ये ढूंढें कि अगर आप पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो कम से कम कर दें, ताकि जो उस तरह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट ना हो, या थोड़े कट लगा दें, अपनी लग्जरीज़ पर कट लगा दें। बिकॉज अभी जो मुश्किल वक्त गुजरा, आई डोंट नो ये कब तक चलेगा। जो हमारे माहिरीन हैं वो तो बड़ी बुरी खबरें देते हैं कि ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, वजह हो भी सकता है, और जो हालात हैं उससे यही लग रहा है कि सूरत हाल मज़ीद बद से बदतर होगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, बाज़ दफ़ा अल्फाज आपके पास आयशा होते नहीं हैं। जिस तरीके से यौम आज़ादी का भाई तोहफा मिल गया, जिस तरीके से महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अच्छा, पीडीएम की गवर्नमेंट ने बड़ा एक कमाल किया है। 2 दिन पहले गवर्नमेंट गई है और निगरान हुकूमत से ऐलान करवाया है कीमतों का, ताकि उनके ऊपर नजला ना आए। कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन चलें जी 20 रुपये आप लोग ही बढ़ा कर गए हैं, वो आपके खाते में डलेंगे। अच्छा, एक और अभी ये तो अच्छी खबर नहीं है मौशी मैदान से। अच्छा, आखिर में बस आयशा मैं एक बात कहूँगा, जी, इन हालात में अगर जो लोग जी रहे हैं ना, वो वाकई ही में कमाल कर रहे हैं, वो वाकई कमाल कर रहे हैं। अच्छा, बड़े हालात में जो मीम्स भी बनती हैं कि अगर पाकिस्तान में रहने के बाद भी हिसाब होगा
तो भाई कैसे हिसाब होगा, सारे हिसाब किताब यहीं हो रहे हैं। ऐसा ही खैर है। एनीवेज, पॉजिटिव आंसर ढूंढें, अपनी लाइफ को लग्जरी से थोड़ा नीचे लेकर आएँ, कट लगाएं, साइकिल पे आ जाएं, आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने फिट रहेंगे कि ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, और आपका मूड थोड़ा सा हम अच्छा कर दें कि जो गर्मी है और वो कम होने वाली आने वाले दिनों में ये महकमे मौसमियात ने बताया है कि नया स्पेल आने वाला है बारिशों का, और बारिशों का जब नया स्पेल आता है, अच्छा वैसे मौसम का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके मूड पर। अगर आपको लग रहा है अभी जैसे बारिश होने ही वाली है, आप 100 गुस्से में गए हैं, ऑफिस से घर से निकले हैं गुस्से में, वो मौसम देखकर आपका मूड अच्छा हो जाता है। मौसम आपके मिजाज पर बहुत असरअंदाज होता है, लेकिन एक चीज़ है कि मौसम अच्छा रहे। हमारे मुल्क में चूँकि हालात ऐसे हैं, सूरत हाल ऐसी है कि जो अब्र रहमत होता है वो भी जहमत में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी कुछ तो अपनी नाअहली होती है और कुछ क्लाइमेट चेंज की भी वजह कहा जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है, जिस तरह हमने देखा कि बारिशों के बायस नाला लई जो बिफर गया और उसके बाद पूरा पिंडी जो पानी में डूब गया। अब यही सूरत हाल कमोबेश है। अच्छा, ये नाला लई का मसला इतना पुराना है, और शेख रशीद और साहब हर जब साल गवर्नमेंट यही में होता थे, है। वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इस मामले पर बहुत आवाज़ उठाई। लेकिन यानी आप एक रावलपिंडी से हैं, एक हल्के से हैं, आप वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं और आप गवर्नमेंट में भी हैं, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सके, नाला लई का मसला हल नहीं कर सके। क्या वजूहात है, क्या हो सकता है? और ये हमारी प्रायोरिटीज़ की बात है कि इतना पानी, बारिशों का इतना पानी होता है, उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, उसे हम ज़ख़ीरा नहीं किसी तरह से और कर उल्टा सके। उस पानी का सैलाब आता है जिससे हर साल हम मुतासिर होते हैं। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। चौधरी साहब अब बताइएगा, ये जो नया स्पेल आ रहा है बारिशों का, कब तक बरकरार रहेगा? कोई खुदा न खास्ता सैलाब का खदशा तो नहीं है? सूरत हाल कैसी होगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो जैसे महकमा मौसमियात की 16 तारीख तक, 13 से 16 तक अगस्त तक एक थी एडवाइजरी, उसमें बारिशें हुई भी हैं कई जगहों पे, जैसे इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई हैं। नाला लई का आपने जिक्र किया तो वो तो बिफर जाता है ऐसी सूरत हाल में। तो अभी 16 तारीख, आज के बाद कोई आगे कोई 4 से 5 दिन कोई इतना बड़ा स्पेल नहीं है, इसमें मॉडरेट और आइसोलेटेड बारिशें हो सकती हैं। इन दिनों में कोई बड़ा स्पेल नहीं एक्सपेक्टेड आने वाले 3 से 4 रोज़। अच्छा, कितनी हो सकती हैं, कितने मिलीमीटर तक हो सकती हैं बारिशें? और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, अभी प्रेडिक्शन क्या है, कहाँ हो सकती हैं, कौन से शहर में? देखिए, जैसे मानसून जे कोई एक्टिव कोई ऐसा सिस्टम अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में एंटर नहीं हुआ, ना आने वाले 3 से 4 रोज़ में कोई बड़ा सिस्टम बारिश का एंटर होगा। जो मॉइस्चर जो है वो अरेबियन सीज से वो एंटर होती रहती है, मानसून का ये एक इसका करैक्टरिस्टिक है। इतनी बारिशें, जैसे दरमियानी सी बारिशें आप कह सकते हैं, और कहीं कहीं पे हो सकती हैं, और बड़ा स्पेल कोई नहीं है, जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर में या नार्दर्न अच्छा एरिया चौधरी साहब, कश्मीर में। कितने दिन पहले तक आप लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं? क्या बस 3-4 दिन पहले की होती है, या 10-15 दिन पहले की भी आप बता सकते हैं प्रेडिक्शन? देखिए, प्रेडिक्शन तो 1 माह की, जैसे हमने 3 माह की भी की है, जैसे मानसून की होती है वो भी प्रेडिक्शन की है, लेकिन जो रिलायबल जब महकमा मौसमियात देता है तो वह 3 से 6 दिन की आम आवाम के लिए देता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 10 दिन की बता देंगे तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है वो सिस्टम जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाए, फिर वो 3 से 6 दिन पहले जो है महकमा मौसमियात बताएगा। ये वजाहत बहुत अच्छी बात की है चौधरी साहब ने कि जो रिलायबल है ना वो 3 से 4 दिन की होती है, बिकॉज हमने कहीं जाना हो, इवन कोई प्लान बन रहा हो, तो हम लोग प्रेडिक्शन देखते हैं 15-15 दिन की, और वो बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। चौधरी साहब, इस बार हमने देखा कि प्री मानसून का हमें सामना रहा, बारिशें इस दफ़ा पूरा मानसून चलता रहा, प्री मानसून भी हुआ। अभी ये इसका एंड कब तक होने वाला है? ये लग रहा है कि अगस्त तक इसका एंड हो जाएगा, या मज़ीद भी ये प्रोलॉन्ग हो सकता है? देखिए, जो नॉर्मल पीरियड है वो तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा, लेकिन अभी जैसे जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखी हैं पाकिस्तान में, और मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन इस माह की है, जैसे अगस्त की है, इसमें बारिशें कम हैं, और फिर सितंबर में थोड़ी ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन जो 3 माह की प्रेडिक्शन थी उसमें था कि नॉर्मल या बिलो नॉर्मल, तो जब 3 माह की कैलकुलेशन एंड पे होगी तो यही प्रेडिक्शन जो महकमा मौसमियात ने दी थी उसके मुताबिक ही दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, कोई खुदा न खास्ता सैलाब का कोई खदशा है? क्योंकि इससे पहले इस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जिस तरीके से गैर मामूली बारिशें हुई और अपने टाइम से पहले ही बारिशों का आगाज़ हुआ, तो कुछ सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह पिछले साल आपने देखा
कि कितना तारीख का बदतरीन सैलाब को हमें फेस करना पड़ा और अभी तक उसके हम जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो इस दफ़ा भी है कोई खदशा? देखिए, वो पिछले साल वाला सिनेरियो था, वो चेंज हो चुका है। अभी जो फिनोमेना इस साल चल रहा है, तो वो पिछले साल वाली सिचुएशन ये नहीं होगी। अभी कम से कम कोई 4 से 5 दिन तो कोई मेजर फ्लड नहीं एक्सपेक्टेड, लेकिन जो हमारा सतलज है, इसमें गंडा सिंह वाला पे वो डिपेंड करेगा। इंडियन जो डैम्स भर चुके हैं उधर से वो रिलीजेस होंगी, तो फिर इस जगह पे कोई स्लाब मीडियम से कोई लो से मीडियम तक। चौधरी साहब, जो हमारे शुमाली इलाका जाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन दिनों में लोग बहुत सैर व तफरी के लिए जाते हैं और फिर हमने देखा कि वहाँ पर अभी भी जिस तरह जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में, अस्तौर में और केपीके के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बड़ी तुग़यानी पाई गई, तो क्या सजेस्ट करेंगे इन हालात के अंदर वहाँ की सूरत हाल जो है, जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उनको वहाँ पर जाना चाहिए या आप समझते हैं एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए, एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन अगले आने वाले 3 से 4 रोज़ में कोई बड़ा सिस्टम, जैसे मैंने कहा है, नॉर्दर्न एरियाज़ में या कश्मीर में भी नहीं होगा। तो अभी इन दिनों में ट्रैवल किया जा सकता है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है 3-4 दिन में, तो टूरिस्ट इन इलाकों में विजिट कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो चौधरी साहब, अब ये बता दें आप, जिस तरह आपने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा बारिशें मुतवक्के नहीं हैं, लेकिन सर हम तो ये देखते हैं जिस तरह लाहौर है या कराची है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही इतना नाकारा हो चुका है कि 100 मिलीमीटर बारिश तक की हमारी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा बारिशें होती हैं तो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो सर अब ये बताइएगा कि मामूल की बारिशें ही रहेंगी मुस्तकबिल में, मामूल की बारिशें ही होंगी मुस्तकबिल में, आयशा? हाँ बिल्कुल, मामूल की बारिशें का बता रहे हैं। अच्छा, जो सावन का महीना तो अब गुजर चुके हैं, अब जो भादों का महीना आने वाला है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बारिशों का जो एक स्पेल होता है वो कंटिन्यूटी से आता है, और डिफरेंस क्या होता है इन दोनों महीनों में वेदर की, अगर हम बात करें इस हवाले से? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में 2 सिस्टम आते हैं, एक सर्दियों वाला सिस्टम होता है, गर्मियों वाला होता है। गर्मियों वाला जिसको मानसून कहते हैं जी, इससे आता है, और सर्दियों वाला जिसको हम मगरबी हवाएं कहते हैं, वेस्ट से आता है। अगर तो कोई वेस्टर्न जो मगरबी हवाओं का सिस्टम भी इसमें शामिल हो जाए, जैसे मॉइस्चर आ रही है अरेबियन सी से, जो हमारा गर्मियों वाला सीजन है, तो फिर तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी उसमें रहती है अगर वो डोमिनेट कर जाए। लेकिन अगर प्योरली जैसे अभी मैं कहता हूँ मॉइस्चर आ रही है, तो उसमें फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे लाहौर में किसी जगह पे ज़्यादा होगी, कम होगी, तो इसमें ऐसा नहीं फिर होगा। अच्छा चौधरी साहब, आप मौसम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान में जितने मौसम है माशाल्लाह से जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हर मौसम का मज़ा यहाँ पे चख लेते हैं। जो क्लाइमेट चेंजेस का सामना है पूरी दुनिया को, आप क्या समझते हैं? उसके बाद जो एक फ्लक्चुएशन आती थी मौसम की, उसमें थोड़ी चेंजिंग्स आई हैं, यकीनन आई हैं, किस हद तक आई हैं, और कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हुआ है? देखिए, अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो वो तो पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान का गो शेयर इसमें बहुत कम है, लेकिन जो ये तो सर्कुलेशन पूरे ग्लोब की हो रही होती है, तो इफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि इसका कम शेयर है तो इसका ज़्यादा है। तो चेंजिंग तो आ रही है। जैसे अभी मैं जो हमारी जो रिसर्चेज हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसमें यह कि इंटेंसिटी बढ़ गई है। जैसे अभी आप देखें, रेन होती है तो इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पूरे माह की जो एवरेज है वो 1-2 दिन में वो हो जाती है। तो ये इंटेंसिटी, जैसे फ्लड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हीट वेव्स हमने देखी हैं, लैंडस्लाइड है, तो इंटेंसिटी आने वाले दिनों में ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, या लेकिन ये अल्लाह का बर्फबारी शुक्र होती है तो वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ये चीज़ अच्छी है कि जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा कि उस तरह सैलाब का खदशा नहीं है जिस तरह लास्ट टाइम हमें बदतरीन सैलाब कुछ अच्छी खबरें फेस करना पड़ा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। और ये चीज़ लेकिन फिर भी जिस तरह पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना, और पूरी दुनिया इस तगय्युर, ये जो मौसमी तगय्युर जिसको कहते हैं आयशा, उसके हवाले से अभी से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन शायद हमारी हुकूमतों की तरजीहात का हिस्सा ही नहीं है, या हमारी हुकूमतों को इदराक ही नहीं है ये क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला है, पूरी दुनिया को ये चैलेंज का सामना है। और आप ये देखिए कि इससे सिर्फ इंसान मुतासर नहीं हो रहे हैं, इससे चरिंद परिंद जानवर, हर वो चीज़ जो जानदार है वो इससे मुतासर हो रही है। इस पर हमें आवाज़ उठानी होगी, और ये हमें ही हमारी जनरेशन को इस पर आवाज़ उठाना होगी, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो महफूज हो सके, ताकि उनके लिए एक अच्छा माहौल हम छोड़ कर जाएँ। आने वाली हमारी नस्लों की बका का मामला है, तो बिल्कुल संजीदगी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाजरीन कुछ कराची की बात करेंगे। कराची की बात क्या, कराची का नुहा हम पढ़ते हैं और कराची को मेरा ख्याल है कि जितना हमने लावारिसों की तरह छोड़ा है शायद ही किसी शहर के साथ ऐसा हुआ हो। कहने को तो तमाम सियासी जमातें आयशा कराची के अपने मंशूर का हिस्सा बनाती हैं, लेकिन वो मंशूर का हिस्सा ही रहता है, शायद ओन ही नहीं करता कोई। ओन नहीं करता शायद। हालांकि ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। 70-90% रेवेन्यू हमारा कराची जनरेट करता है, हमारा इकोनॉमिक हब है। लेकिन जितनी जान कराची में सस्ती है शायद ही कोई सस्ती हो। आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं कत्ल गारतगिरी के। अब 2 दिन पहले 14 अगस्त ये वीडियो आप देख ये सकते देखें हैं। कि इतना दिल खराश वाक़या हुआ, बल्कि सानहा हुआ, जिसने मेरा ख्याल है सबको रुला दिया। अब ये बच्चा है अब्दुर्रहमान जो कि अपने वालिद के साथ एक दावत पर गया था हकीके की, बाहर खेल रहा था और खेलते हुए मेन हॉल, जो बड़ा मेन हॉल था, वो ढक्कन ही नहीं था और वो गटर के अंदर गिरा है और फिर Oh my उसकी God, ये लाश देखिए, निकाली गई उस उसकी- बच्चे की पाकिस्तानी लिबास में ज़ेबे-तन। किस तरह उसकी माँ ने अपने इस बच्चे को पाकिस्तानी परचम के अंदर अच्छा, वहाँ पाकिस्तानी पर- लिबास में पहनाया था। ये वालिद हैं बच्चे के और कह रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, और वो खुला मैन हॉल, वहाँ जो इलाका मकीन है वो बता रहे हैं कि 15-20 दिन से उसका ढक्कन नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो लेकिन कहते बच्चे हैं कि बाहर खेलते चेयरमैन हैं। यूनियन काउंसिल के पास कई दफ़ा लोग गए तो जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल था उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन होल का ढक्कन ही नहीं है। आपको इस बात का अंदाज़ा इल्म लगाएं। है कि खुला जो मैन होल है उस पर कत्ल की दफात लग सकती हैं, यानी इतना बड़ा क्राइम है ये, अगर गटर और का ये ढक्कन मुजरिमाना नहीं है। गफलत नहीं है, ये बाकायदा कत्ल है। ये आपकी कत्ल है, गफलत बिल्कुल की वजह से। मनसूबाबंदी है। और आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं और आए रोज। इससे पहले हम जब अक्सर बात करते रहे, कभी मैन होल खुलने की वजह से कभी कोई बच्चियां गिर जाती हैं। इतनी सस्ती जान है, इतनी नाअहली। अब मेरा ख्याल है कि शायद ही कराची के अलावा कराची में जितने वाकयात हो रहे हैं शायद ही कहीं और ऐसे वाकयात होते हैं। समटाइम्स ये आयशा, भी होता है कि वो लोहे का ढक्कन होता है, वो उठा भी लिया जाता है, उसको चोरी करके उसको सेल कर दिया जाता है। ये इतना बड़ा क्राइम है, इस पर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, कत्ल की दफात इस पर लग सकती हैं, या आई डोंट नो प्रायोरिटीज़ नहीं है। खुला मैन अच्छा, होल है और और ये वो जो- इतना बड़ा होता है, उसमें कोई बड़ा मैं और आप भी फिट आ जाए उसमें। मोटरसाइकिल्स जो वाले जो हैं बाकायदा अपनी बाइक समेत अंदर गिर जाते हैं और मेन रोड पर होते हैं 15-15, 20-20 दिन। अब ये देखें, ये मेन सड़क है, ये आप फुटेज में देखें, मेन सड़क है। और अब आप यहाँ देखें पर कि मैन वो होल है, पेरेंट्स कोई देखने वाला, किसी के पूछने घर वाला ही गए नहीं। हैं दावत पर, अपने भाई के घर गए हैं दावत पर, और बच्चा बाहर खेलने के लिए चला गया है। यानी आप पेरेंट्स के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ख्याल करें, बिकॉज हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ जान बहुत सस्ती है, तो आप खुद से थोड़ा सा अपने बच्चों पर नज़र ज़्यादा रखें। शबीर अहमद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर सेहत और एक्साइज टैक्सेशन MQM से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये आपने बड़ा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपने भी देखा होगा, इसको फॉलोअप भी लिया होगा कि एक मैन होल नहीं है एक इलाके में, 15-20 दिन से उसका ढक्कन नहीं है, खुला मैन होल है, और वहाँ पर एक 2.5 साल का बच्चा गिर जाता है और वो इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की। आप देखें कि उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी कि अगर थोड़ी सी मुजरिमाना गफलत है किसी इदारे की, अगर वो ना होती तो आज शायद उनका इकलौता बेटा जिंदा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सबसे पहली बात तो ये कि इस वाक़े की, इस दिल खराश वाक़े की जितनी भी मजम्मत और अफसोस किया जाए वो कम है। कि एक 14 अगस्त जो इतना बड़ा दिन है, हमारा आज़ादी का दिन, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उस दिन उनका घर मातम बन गया है, तो ये बहुत ही अफसोस है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है बिल्कुल। कि आपने खुद ने फरमाया कि कई रोज़ से उस मैन होल का ढक्कन नहीं था और इलाके के जो मकीन हैं वो काफ़ी मरतबा यूनियन काउंसिल के वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको वो शिकायत करते रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और उनकी गफलत की वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक मासूम बच्चे की, जो कि अकलौता अपने वालिदैन का बेटा था, और अब 14 अगस्त को जब सब लोग आज़ादी मना रहे हैं और वो बच्चा अपनी जान से चला गया, तो इसके मजम्मत भी करते हैं और इसके इतना अफसोस करें, जितना अफसोस करें वो कम है। तो अब देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 15 साल से हुकूमत कर रही थी, आज से 2 दिन पहले तक इन्होंने हज़ारों अरब रुपए खर्च किए। और आप खुद फरमा रहे थे कराची जो कि 80 से 90% टैक्स देकर इस मुल्क का निज़ाम चला रहा है, और उस कराची का ये वाक़या ना, मेमन गोड का जो बच्चा है नोमान अबड़ो, जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 से 3 साल थी, तो वो बच्चा वो उसी पाकिस्तानी लिबास में मलबूस तन उसने किया, वो ग्रीन शर्ट और सफ़ेद उसने वो निकर पहना, और वो बच्चा गटर में गिरा है। तो आप बताएं कि 14 अगस्त तो मनाते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे,
हम खुशियां मनाते रहेंगे हर साल, लेकिन उस फैमिली से पूछे, उनके वालिदैन से पूछे जिनका बच्चा ये अकलौता बिल्कुल बच्चा था, कायम खानी तो वो हर साहब 14 अगस्त को कायम खानी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया है सर, बिल्कुल सही आपने फरमाया। लेकिन सर क्या आप नहीं समझते जो जो सियासी जमातें बशमूल आपकी पार्टी के, वो भी किसी ना किसी हद तक इस तमाम तर मामले की जिम्मेदार हैं। कराची को ऑन ही उस तरह नहीं किया जाता जितनी जान सर कराची में सस्ती है, शायद ही कहीं। अब एक मैन होल नहीं है और उसके ना होने की वजह से एक बच्चा अपनी जान से चला गया और आए रोज़ ऐसे वाक़यात सर होते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आप बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कराची को रूल करती रही हैं, वो भी सर इससे बरीउल ज़िम्मा तो नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। मैं इस बात की आपकी इस बात को एक सिर्फ डिसएग्री इसलिए करूंगा कि आपने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आप एमक्यूएम निकाल दें, एमक्यूएम ही वाहिद पार्टी जो कराची को ऑन करती है। एमक्यूएम के दौर में, एमक्यूएम के अदवार में जिस तरह से कराची ने तरक्की की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो मैं नहीं कह रहा, वो उस जमाने ने कहा है, और तमाम जो उस वक्त एमक्यूएम के मुखालफिन रहे उन्होंने भी इस बात को लेकिन सर, किया कि वाकई इसमें कोई शक नहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे। लेकिन कायम खानी साहब अभी देखें, से पहले आपके ही मेयर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, से पहले वसीम अख्तर साहब। तो सर वो भी सिर्फ हालात का रोना ही रोते नजर आए, या इक़्तिदार में रहे और साथ में मरकज़ में भी एमक्यूएम हर हुकूमत के साथ रहती है सर। तो सर फिर कहीं ना कहीं इत्तेहाद तो बनते हैं हर गवर्नमेंट में, सीटें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, अपने मफादात के हवाले से भी बातें होती होंगी जब मुलाकातें होती हैं। तो अवाम के बारे में क्यों बात नहीं होती सर? जो बल्दियाती निज़ाम है उसको क्यों इतना स्ट्रांग नहीं किया जाता कि हर यूसी के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सके? एक छोटा सा मसला है, गली में गटर का ढक्कन नहीं है। देखिए, आपने सही कहा कि देखो, निज़ाम को परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त के अंदर आपने देखा कि तमाम यूसीज को नीचे स्ट्रेंथन किया गया था, और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है कि वहाँ की जो काउंसिल है उनको मजबूत किया जाता है, क्योंकि काउंसिल ही अपने इलाके में काम कराती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम राज नहीं है। राज करने की कोशिश की गई, लेकिन उस सिस्टम को हटा दिया गया। आपने वसीम अख्तर साहब की बात की। देखो, वसीम अख्तर साहब का जो दौर था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत कर रही थी, और वफाक में वो लोग 18वीं तरमीम का रोना रो रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद सारी चीजें तो सूबे को चली गई है। अब इस सूबाई हुकूमत में हम हिस्सा थे ही नहीं। सूबाई हुकूमत के लिए तो हम चीखते रहे कि सूबाई हुकूमत तो हजारों रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, ये इन्होंने शहरों को तो कभी ऑन ही नहीं किया, कराची को तो सिर्फ ये लूटने के लिए आए हैं, और कराची को उन्होंने बेतहाशा 15 साल में लूटा है। चलो, आप कराची की बात तो छोड़े, कराची को इनको मैंडेट नहीं मिलता, लेकिन इनके जो अपने इलाके हैं, दही इलाके, जहां से इनको मैंडेट मिलता रहा है, आप वहां की हालत भी आप जाके देख रहे हैं उन्होंने क्या किया है। तो वहां पे तो तमाम निजाम तबाह होकर रह गया, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सीवरेज का निजाम हो, रोड हो, रास्ते हो, तमाम चीजें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल जीरो रही है। तो अब हम क्या करें? जो हमारे इख्तियार थे, जो हमारे वसाइल थे, हमने तो इस कराची को ऑन किया, और मैंने कहा कि वाहिद पार्टी एमक्यू में जो कराची को ऑन करती है। आपने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में एमकेएम कराची को ऑन करती थी, अब ऑन काफी अरसे से हमने नहीं देखा, बिकॉज एमकेएम के अपने ही कुछ मसाइल चल रहे थे, टूट फूट का शिकार थी एमकेएम, काफी अरसे तक रही, और फिर शायद फाइनली ख्याल आया कि अलग अलग रहकर तो कोई रिकग्निशन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर एक साथ हो गए। अब आपको लग रहा है एक साथ हो गए कुछ कर लें शायद? इंशाअल्लाह ताला आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला भी इलेक्शन करीब है। और देखो, एक घर में अगर 3 भाई या 4 भाई होते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, हमारा मसला आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली मरतबा सब अलग अलग हो गए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि अब सब लोग एक हो गए हैं, और एक भरपूर ताकत के साथ आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा सर मीडिया पे एक हुए, कैमरे के सामने एक हुए, क्या वाकई एक हुए? नहीं, खैर ये बात तो नहीं है कि आप देखिएगा, हम सरप्राइज देंगे, ये तो हम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे जब रिजल्ट आएगा। और वो सीटें जो एमक्यूएम पाकिस्तान की सीटें थी वो किसी दूसरी पार्टी को दी गई, और दूसरी पार्टी को मुसलत किया गया। इस कराची के ऊपर 14 एमएनएस दिए गए, उनको 30 एमपी दिए गए, लेकिन उन्होंने 3.5-4 साल में क्या किया? उन्होंने कराची को कौन सा ऑन किया? वो कराची से उन्होंने वोट तो लिए, और हमेशा वो लोग, जो पार्टियां आती है कराची से वोट लेके चली जाती हैं, लेकिन कराची को देती कि एमक्यू में है जिसने कराया। लेकिन कायम खानी साहब, बिल्कुल आपके एमक्यूएम के बारे में सर एक ये भी तासुर है कि हर कमजोर हुकूमत को जो सहारा देती है वो एमक्यूएम देती है, ऑक्सीजन देती है। कराची में सेंसिस का मामला हो, विफाक का रवैया आपने देखा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एमक्यूएम हमेशा से उनकी इत्तेहादी रही। तो सर फिर ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि तरजीहात बाज़ दफ़ा पीछे रह जाती हैं, कराची पीछे रह जाता है, और उसके बाद फिर मसलहत का कहीं ना कहीं शिकार होती हमें एमक्यूएम नज़र आती है। देखें, हम मसले का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि आप इस बात को, इसको पॉजिटिव आप लें कि जब भी पाकिस्तान क्राइसिस में या बहरान में आया है, परेशानी में आया है, तो एमक्यू में है जो पाकिस्तान को
बहरान से निकालती है, चाहे वो सियासी बहरान हो चाहे मुआशी बहरान हो। शबीर जहां तक साहब, मुमकिन कता हो सके, कलामी माफ कीजिएगा, आपने बोला कि इसको पॉजिटिव ले, लेकिन यकीन जानिए कि जब हम लोग खबरें इकट्ठी कर रहे होते हैं मॉर्निंग शो के लिए, हमारी कोशिश होती है हम सुबह सुबह मॉर्निंग शो में अच्छी पॉजिटिव खबरें लेकर आए, लेकिन ये पाकिस्तान के हालात इस तरह से कि ढूंढनी पड़ती हैं पॉजिटिव खबरें। देखें, आप प्लीज आप सुने मेरी बात, आप सुने। देखो, अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अकल दी। ये तो लोग जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं वो इस बात को जरूर सोचते हैं कि एमक्यूएम ने कभी भी अना का मसला नहीं बनाया, और एमक्यूएम हमेशा ऐसी ताकत में रही है और इस पोजीशन में रही है कि एमक्यूएम ने हुकूमतों को बिल्कुल सपोर्ट किया है, वरना बहुत क्राइसिस आ सकता था इस मुल्क में। लेकिन अब तो ये उन पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह एमक्यूएम ने उनका साथ दिया, एमक्यूएम ने उनको बहरान से निकाला, उनकी परेशानी को खत्म किया, तो वो भी एमक्यूएम के लिए सोचते हैं और इस शहर के लिए सोचते हैं, कराची जो मुल्क को पाल रहा है। सर, मुर्तजा वहाब साहब मेयर हैं, अब कैसे देख रहे हैं आप उनकी कारकर्दगी को? देखिए, इनकी कारकर्दगी तो अभी आप देख लें, कुछ दिनों पहले इस मरतबा तो कराची में आपको पता है जब भी बारिश होती है, बारिश तो एक रहमत साबित होती है, लेकिन कराची में ज़हमत बन जाती है। लोग इस पूरे मुल्क के अंदर इन बारिशों को एंजॉय कर रहे होते हैं, इस वेदर को एंजॉय कर रहे होते हैं, बट कराची में जब भी बारिशें होती है लोग परेशान होते हैं, लोगों का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है, बेसमेंट में पानी चला जाता है, घरों में पानी चला जाता है, लोग करंट लगने की वजह से मासूम लोग मर जाते हैं। तो कराची तो हमेशा ज्यादती का ही शिकार रहा है। अब रहा सवाल ये कि मुर्तजा वहाब साहब आए, तो मुर्तजा वहाब साहब के दौर में तो इस वक्त मरतबा इस टेनवर में तो कोई कराची में इतनी बारिशें भी नहीं हुई। चंद इलाकों में जो बारिश हुई उसमें आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई, क्या हाल हुआ है। तो बात ये है कि अभी पहले साल में इनकी परफॉर्मेंस, ये 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अभी क्या कर पाएंगे कायम खानी साहब? लेकिन हम देखते थे सर, कराची और एमक्यूएम का ये दोनों लाजिम व मलजूम हुआ करते थे, चोली दामन का साथ होता था। लेकिन अब सर इलेक्शन भी हुए, गो कि आप लोगों का बाइकआउट भी था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सर कहीं ना कहीं आप लोगों से उस तरीके से डिलीवर नहीं हो सका, या एमक्यूएम जो टूट फूट का शिकार हुई उसका फ़ायदा दूसरी पार्टीज़ को हुआ, और फिर लोगों में इलेक्शन में भी हमें नज़र आया कि उस तरीके से आपके वोट बैंक में भी वाज़े फ़र्क देखने को मिला। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं लोग आप लोगों से मायूस हुए आपकी कारकर्दगी से, इसलिए लोगों ने दूसरी ऑप्शंस की जानिब गौर किया? देखें, आपने बजा फरमाया, लोग मायूस भी हुए होंगे। लोग इसलिए मायूस होंगे कि जो तकसीम जो हो गई थी उसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता थे। इस बात को खास कर हमने ये बड़ी कुर्बानी दी और हमने अपनी तमाम अना को ख़त्म किया, तमाम तर शिकायतों को, तमाम तर रंजिशों को ख़त्म कर कर हम एक टेबल पर बैठ गए। और सियासत में कभी भी कोई चीज़ जिद नहीं होती, कोई अना नहीं होती है। आप देखें, इत्तेहाद भी बनते रहे, लोग पार्टियां जम भी होती रही हैं। तो हमने सोचा, और हमने सोचा अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचा, हमने अपनी पार्टी, बल्कि हमने आवाम के लिए सोचा। जो आवाम सफ़र कर रही थी, हमारी वजह से शायद सफ़र कर रही थी, गो कि हम बड़ी असूल पे थे, हम बहुत असूल पे हमने अपना फैसला किया था, लेकिन हमने अपने फैसले को रिटर्न किया और अपनी तमाम तर अना और तमाम तर रंजिशों को ख़त्म कर कर हम एक टेबल पर बैठे। और ख़ुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया कि हम खालिद मकबूल सिद्दीकी को सरबराह बनाते हैं, ये हम सरबराह मानते हैं। इनकी सरबराही के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान में रहते हुए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए हम वो कुछ कर गुजरेंगे जो शायद किसी ने सर मुल्क के लिए करें ना करें, लेकिन सर आपसे हमारी दरख्वास्त है, एमक्यूएम का कराची ही वाहिद मरकज़ है, कराची ही मेन गढ़ है सर, उसके लिए कम से कम कुछ करें। सर आप लोगों का मेयर भी रहा, लेकिन अब ये जो सर हादसात हो रहे हैं, ये सियासी बातें करने का वक्त नहीं है सर। लेकिन आप तो खुद वजीर सेहत रहे हैं कायम खानी साहब, सर ये जो हालात हैं कहीं भी सर, इस मामले पर जितने वाक़यात हो रहे हैं, अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी पर या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर मलबा डालकर आप खुद को तो बरीउल जिम्मा नहीं कर सकते सर। सर आप देखें, आप कंपेयर करें, मैंने पहले कहा ना कि हम कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को हम गवाह बनाकर कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से हम पे कंपेयर ना करें। हम आवाम का दर्द रखते हैं और हम इंसानियत की जो खिदमत हमसे हो सकी बिला रंग नस्ल, वो एमक्यूएम ने की है। शबीर अहमद खानी साहब, हम भी ये दुआ गो हैं कि अगर आप दर्द रखते हैं या कोई भी जमात दर्द रखती है तो वो काम भी करके दिखाएं, बिकॉज कराची के इतने छोटे छोटे मसाइल हैं जो शायद मसाइल कंसीडर भी ना किए। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा सर, वक्त कम है। मैंने कहा एमक्यूएम ने तो ऐसे काम किए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो 2005 में जब ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में, तो सबसे पहले ये एमक्यूएम ही थी जो कश्मीर के पहाड़ों में चढ़कर, जहाँ लोग दबे हुए थे पहाड़ों के नीचे, और सबसे ज्यादा जो काम किया व्हेन आई वाज मिनिस्टर, मैं अपनी टीम को लेकर गया, पूरे डॉक्टर्स की टीम को लेकर वहां पर सही चला सर। अभी कराची की बात हो रही है, कश्मीर की बात जब होगी तो कश्मीर का जिक्र भी छेड़ेंगे। कराची को भी जरूरत है किसी मसीहे की, अगर वो मसीहा आपकी जमात से आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी जमात से आ सकता है, बिकॉज कराची के मसाइल हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया शबीर अहमद कायम।
और जो भी जमात कराची के बड़ा- छोटे छोटे मसाइल हल कर लेगी वो कराची पे रूल करेगी, यानी इतना आसान है, समझ ही नहीं आती है। रूल करना और कराची के नाम को बुनियाद बनाकर सियासत करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। कराची के नाम पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती हैं, लेकिन हमने ये देखा है अमली तौर पे जो कराची के हालात हैं वो आपके सामने हैं। कराची से शायद इस वक्त मजलूम शहर पाकिस्तान में कोई नहीं है। रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है, लेकिन हालात ये हैं कि गटर के अंदर लोग गिर जाते हैं चलते चलते। आपकी साफ पानी जान नहीं है वहाँ महफूज पर नहीं पीने है, के लिए। सेहत आपकी महफूज नहीं है। कराची में आप पानी परचेज करते हैं, रिहायशी जो इमारतें हैं उनका हाल सबके सामने है, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, लोग वहाँ रहते हैं और बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, सुबह पता चलता है बिल्डिंग गिर गई। चल ये अलग चीज़ है। पानी का हमने मसला डिस्कस कर लिया, और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, जो नाले भरे पड़े हैं, यानी इतनी ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन्हीं को ठीक कर लें तो कराची का वोटर आपके पास आ जाएगा। हाजिर होते ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्की मईशत की बात करें तो मुल्की मईशत में वैसे तो हर तबका ही, चाहे वो कारोबारी तबका है, चाहे वो डेली वेजर है, वो हमें या बेशक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तमाम लोग जो हैं अपने हालात का रोना रोते नज़र आते हैं। लेकिन अब इस महीने जो कल हमारी भी सैलरी आई है, जो तनख्वाहदार तबके के साथ जो कुछ हुआ है, वैसे तो तनख्वाहदार तबका बेचारा सबसे मजलूम होता है, क्योंकि 1 साल से 2 साल से उनकी तनख्वाहें तो मंथली वही रहती हैं। जितनी तेज़ी से महंगाई में इजाफा हुआ है, फिर उसके बाद टैक्सेस की भरमार, तो मेरा ख्याल ये है कि आयशा शायद सारा हुकूमत ने सोच लिया, तहिया कर लिया कि तनख्वाहदार तबके को ही निचोड़ना है। अच्छा, अभी जो 2 महीने पहले बजट पेश हुआ था, उसके बाद से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। उसमें जो तनख्वाहों पर टैक्सेस लगे हैं, हर तबका उससे मुतासर हुआ है। 40-50 हज़ार कमाने वाला भी उससे मुतासर है, वो अलग तरीके से हुआ है, और जो थोड़ी ज़्यादा अपर मिडिल क्लास जिन्हें कह सकते हैं आप, वो डिफरेंट तरह से मुतासर हुए। तनख्वाहों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हज़ारों रुपए टैक्स तनख्वाहों पर लगा दिया जाता है, और सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, ये भी प्लान में है कि मज़ीद भी टैक्सेस लग सकते हैं। यानी बिजली डबल ट्रिपल हो चुकी है, 300 तक आपका पेट्रोल टच कर रहा है, तनख्वाहों पर इतने इतने भारी भरकम टैक्सेस लग रहे हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं, वो उन्होंने टैक्स तो अपने एम्प्लॉय से लेना है। पूरी दुनिया में ना यूके, यूएस या फिर कनाडा की बात करें, वहाँ पर 30-30, 25-25% तनख्वाहों में ना टैक्सेस लगते हैं, लेकिन वहाँ पे टैक्सेस की मद के अंदर टैक्सेस के बदले में रियासत उनको सेहत की सहूलियत देती है, उनकी तालीम के अखराजात को बर्दाश्त करती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं। रियासत का बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। अब पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि हमें जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक अपना प्राइवेट गार्ड रखना पड़ता है, तो फिर टैक्सेस के बदले में इन रिटर्न मिल क्या रहा है? डायरेक्ट टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम दे रहे हैं। यही रीज़न हो सकती है कि शायद टैक्स देना हमें ज़्यादा दुखता इसलिए बिकॉज हमें कुछ नज़र नहीं आता कि हमारा टैक्स लग कहाँ रहा है, इन रिटर्न क्या मिल रहा है। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर ख़जाना रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं जी? सर मिजाज तो बहुत बुरे मिजाज तो ना पूछे सर। तनख्वाहों पे इतने टैक्सेस और अब कह रहे हैं मजीद भी लगेंगे, क्या होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान में बात यह है कि हमने फैसला ये किया हुआ है कि जो टैक्स नेट में है ऑलरेडी उसी पे टैक्सेस लगाएंगे, और ये भी फैसला किया हुआ है कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। इससे मतलब ये है कि 4 अरब का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। पूरे मुल्क से 7200 अरब रुपया टैक्स में कलेक्ट हुआ पिछले साल। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपया था, तो आप खुद फैसला कर लीजिए। 22% है वो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी का। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये फैसला किया हुआ है कि आपने इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं लगाना, आपने वेल्थ टैक्स तो उठा दिया। अभी मैं सिर्फ उन तबकात की बात कर रहा हूँ हु आर मेकिंग गुड मनी। एक ज़माना था, आपने ये भी सुना होगा, जो अभी पीडीएम से पहले हुकूमत थी पीटीआई की, तो वो कहते थे कि 1100 अरब के करीब शायद एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र हुआ है टू दी फार्मर्स। सो 4 अरब रुपया उन्होंने टैक्स दिया पिछले साल में। इनहेरिटेंस टैक्स आप लगाना नहीं चाहते, क्योंकि मतलब आप चाहते हैं कि मेरे वालिद साहब एक कामयाब इंसान थे पाकिस्तान के, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अच्छी रकम कमाई, जब वो सारा कुछ मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, अल्लाह उनकी को ज़िंदगी दे, तो मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा पाकिस्तान में। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है टू कीप द वेल्थ गोइंग ओनली विद द पीपल जिनके पास वेल्थ है। इसीलिए जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है। आगे चलिए, रिटेलर्स पे आ जाइए। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल है 22 लाख के करीब हैं, और हम शायद 30,000 से 70,000 से आगे
के दरमियान का एक फिगर है जहाँ पे टैक्सेशन कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते। और फिर जो मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेरा तो दिल दुखता है जब मैं उसको देखता हूँ, और वो इसलिए कि वो पूरी इकोनॉमी को रोके हुए हैं। और अब मैं मतलब आई हैव टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से दिस, और वो है रियल एस्टेट। बिकॉज कोई मुझे फ़ोन करता है तो वो ये पूछता है कि मैं डॉलर ले लूँ या रियल एस्टेट ले लूँ। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं सुई बना लूँ पाकिस्तान में, कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं एक चप्पल बना लूँ पाकिस्तान में, कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं कोई तार बना लूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने की मेंटालिटी ही हमने वो कर दी है। वो क्यों कर दिया है? करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदिए, 5 साल बाद 2 करोड़ का बेचिए, कैपिटल गेन्स की मद में मतलब 1 करोड़ आपने कमाया, उस पर 2-3% टैक्स दीजिए और द रेस्ट इज योर्स। मैं अपनी सैलरी पे बिल्कुल, आप तो मुशीर खजाना भी रह चुके हैं ना सर। वो वजह ये है कि जो लोग पहले ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अपनी इनकी मिल्स थी यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे थे सर, जो हालात हुए आपको पता है कि कितना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और वो लोग तो ऑलरेडी मिल्स बंद कर चुके हैं। फिर रियल स्टेट की आपने बात की है, यहाँ पर तो आज आप प्लॉट खरीदें 2 दिन के बाद सिर्फ फाइल्स के ऊपर ही, कुछ करना भी नहीं है, लाखों रुपया मिल जाता है। तो फिर अल्टीमेटली हम तो खुद इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, तो कैसे फिर हमारे हालात सर बेहतर होंगे? एब्सोल्युटली। सो ये हमारी पॉलिसी की ओमिशन है। ओमिशन से मतलब है कि हमने वो काम नहीं किया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट का रुख है वो प्रोडक्टिव, यानी कि वो एरियाज जो कि पाकिस्तान की कमाई कर सके, पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सके, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो नहीं किया। बल्कि हमने रियल एस्टेट को एक जिसे कहेंगे बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किए रखा। और उसको हमने एक और चीज़ की, आपने जो जिक्र किया, हमने नो योर कस्टमर भी वहाँ से निकाल दिया। आप बैंक अकाउंट खोलने जाएं, वो आपको इतनी चीज़ें पूछेंगे कि जैसे मतलब आपके दादा से लेके आज तक आपकी हिस्ट्री पूछ लेंगे। पर आप ऐसे कीजिए कि एक बोरी में पैसे भरिए और जी ना आप जी ये हैं वो पॉलिसी एरर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ती। पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ती तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन इंपोर्टेड भी आती है और रुपया भी गिरता है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। अच्छा, और पाकिस्तान डॉक्टर की अपनी जो जो सलाहियत, जिन करोड़ों अरबों रुपए जिनके अकाउंट्स में होते हैं या उनके इतने असासे होते हैं, और वो आप देखें कि एनुअली कुछ हज़ारों रुपए सिर्फ टैक्स देते हैं और वो अपने आप को टैक्स नेट में ले आते हैं। तनख्वाहदार तबका जो हर जितना शायद वो 1 साल का टैक्स दे रहे हैं अरबपति लोग, तनख्वाहदार तबका 2-3 महीनों में उतना टैक्स दे देते हैं। तो आपको लगता है क्या ये जस्टिस ये सही है, या ये हुकूमत को इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। देयर आर एस्टिमेट्स, पाकिस्तान की अगर फॉर्मल इकॉनमी 350 अरब रुपए डॉलर की है तो तकरीबन इससे बराबर या इससे 60-70% एक इनफॉर्मल इकॉनमी चल रही है। और वो सारी इनफॉर्मल इकॉनमी कैश इकॉनमी है और कैश सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और वो टैक्स के निज़ाम से मुबर्रा है, नहीं दे रहा। ये एक अनफेयर सिस्टम है और वी हैव टू गो आफ्टर दोज पीपल टू गेट दोज टैक्सेस जिनका मैंने आपके जिक्र किया है। इसके अलावा एक ही चारा है, दुनिया भर से पैसे मांगते रहें, IMF से भी मांगिए, वर्ल्ड बैंक से भी मांगिए, दोस्तों से भी मांगिए और मुल्क चलाते रहें, कर्जा बढ़ाते रहें, उस पर सूद बढ़ता रहेगा और मुल्क इसी भंवर में फंसा रहेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस दहाने पे आ गया है कि पाकिस्तान अगर ये आज फैसला नहीं करता, और आज से मेरा मतलब वाकई आज है, ये कल का जो गुजरा हुआ कल है, शायद तब कर लेना चाहिए था। केयर टेकर सेटअप हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, पुट अ कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल टुगेदर एंड टेल देम कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को दुरुस्त करें, पाकिस्तान के निज़ाम को फेयर करें। मतलब अभी मेरा ख्याल है शायद जो 6 लाख से ऊपर कमा रहा है उसके टैक्सेस में हमने वेजेस के जो ले रहा है उसके टैक्सेस में हमने तब्दीली किया है, पर वो जो रिटेलर है उस पर 3,000 रुपये का टैक्स लगाया था, 3,000 रुपये का पिछले बजट में, और उसको विड्रॉ कर दिया। लेकिन सर ये जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं क्या ये सही हैं? अब देखें तनख्वाहदार तबके को जितना टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट की आपको एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं? क्या यही एक वाहिद हल है कि बस तनख्वाहदार तबके को ही निचोड़ना है? टैक्स अहदाफ में हम लोग बिल्कुल नाकाम होते हैं, टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाती है, और इसकी एक वजह यह भी है कि जब आप इतने टैक्सेस देते हैं इन रिटर्न आपको कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे आप इनकरेज करते हैं कि टैक्सेस लोग दें खुद से?
यार देखें, आई थिंक मिनहासुल कौम ना मतलब हम हार्ड डिसीजंस लेने को तैयार नहीं है। जिस तबके ने बोझ उठाना है वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है। जिस तबके ने टैक्स कलेक्ट करना है वो इन्फोर्स करने को तैयार नहीं है। जिस पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो लीडरशिप दिखानी है कि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, वो करने को तैयार नहीं है। ये ओनस जो हमने स्टोरी लिखनी है पाकिस्तान की, जिस स्टोरी की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये स्टोरी लिखनी भी हम नहीं है, पर हम ये स्टोरी लिखने को तैयार नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। मैंने अभी एक आर्टिकल 14 अगस्त वाले दिन लिखा, इंग्लिश का एक जरीदा है द न्यूज़, उसमें आया। तो मैंने उसमें लिखा कि आर स्टोरी इज़ आर्स टू राइट। मतलब IMF को ना देखिए, उन्होंने आकर अगर आपको ठीक करना होता तो कर चुके होते। 22-23 बार उनके पास गए हैं, वो तो आपको एक ग्लूकोस लगाकर निकाल लाते हैं ICU में से। फिर वो कहते हैं कि अब आपने चलना है तो अपनी टांगों के मसल ठीक कीजिए, अगर आपने बोझ उठाना है तो अपने मसल बनाइए बाजू के। आप उनमें से कोई भी मसल नहीं बनाते, ना आप पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बेहतर करते हैं। टाइम हैज़ चेंज्ड, पर मसला ये है कि ये सारा करने का एक बेसिक जो फंडामेंटल जोज है ना, वो मिसिंग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ इन अ सेवियर कॉम्पिटेंट क्राइसिस। ये कॉम्पिटेंस का मसला नहीं हल करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। सर हम अभी मैं आज ये स्टोरी कोई कर भी तो नहीं रहा। साहब, हम लोग देखते हैं कि लोगों ने IMF में गए ममालिक, दूसरे तीसरे प्रोग्राम्स के बाद उन्होंने खैरबाद कहा, गुड बाय कहा IMF को, और अपने पाँव पर खड़े हो गए। हमारे हमसाया मुल्क भारत की मिसाल हमारे सामने है। 22वां 23वां 24वां प्रोग्राम हमारा IMF के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि IMF हमारे लिए निजात दहिंदा नहीं साबित हो सका, मजीद हमें इसकी मद में आके टैक्सेस ही आवाम पर बोझ ही पड़ा है। तो सर क्या वजह है, क्यों हम इसके प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल सके? ये बात दुरुस्त है। सो हम IMF में जाते हैं, हम वो हर मुश्किल काम कर देते हैं जो वो कह रहे होते हैं। बिजली की कीमत बढ़ा दो, टैक्सेस लगा दो, डायरेक्ट टैक्स ले नहीं सकते, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, GST की शरह बढ़ा दो, सारा बोझ पड़ जाता है लोगों पे। हम 2 किस्तें 3 किस्तें 4 किस्तें लेते हैं और फिर उस प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं और इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। अभी जो लास्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ये 22वां प्रोग्राम था, इनकम्प्लीट रहा। 8 रिव्यूज़ कराए, सारा कुछ किया और फिर आखिरी 4 रिव्यूज़ छोड़ दिए, इनकम्प्लीट बाहर आ गए। सो एक तो ये है कि हम वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन अस, वी डोंट हैव द सेंसिबल कॉम्पिटेंट टीम टू हैंडल इट, सो हम बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात, टीम भी है, सब कुछ है, लोग भी हैं, सिर्फ विल नहीं है। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जब आपके सियासतदान ही बिजनेसमैन होंगे तो सर जो एक अमीर तबका है उसको रिलीफ मिलते रहेंगे। जैसे आपने बताया 3-3 हज़ार टैक्स देते हैं, वो भी छूट मिल जाती है उस पर, और जो गरीब आवाम है वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। यानी गवर्नमेंट का इस वक्त प्लान ये लग रहा है कि जो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उनको नहीं छोड़ना। सिर्फ पाकिस्तान में या अमीर रहेगा या बहुत गरीब रहेगा। यानी एक बाहर का एक रेस्टोरेंट यहाँ खुल जाता है, उस पर लाइनें लग जाती हैं, एक तरफ लाइनें लग जाती हैं आटा लेने के लिए। यानी ये 2 पैरामिड्स हैं हमारे, 2 ये तराजू आप समझ लें। यानी अभी जो आपने बात की ना कि टीम की ज़रूरत है, फलानी चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ है सर, विल नहीं है इनके पास। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, हमारी अगर तालीमी मसाइल की बात करें तो हमारी जो एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला आयशा जो है वो है एकेडेमिया। हमारे यहाँ एकेडेमिया पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, स्किल एजुकेशन, स्किल थ्योरी पर फोकस किया जाता है, हाँ। प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आया जाता। उसकी वजह ये है, यानी MBA की एक टाइम था, आपको याद होगा वजात, MBA की भरमार थी। यानी हर दूसरा बंदा MBA कर रहा था। लेकिन जब बात आती है नौकरियों की, तो नौकरी समटाइम स्किल बेस्ड होती हैं। आपकी अपनी क्या एजुकेशन तो मैटर करती है समहाउ, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत मैटर करती है। और यही होता है कि जब एक 16 ईयर एजुकेशन करने के बाद, लाखों रुपया तालीम पर खर्च करने के बाद नौजवान जब बाहर निकलता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है मैं बाहर निकलूँगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो ऑनर्स हैं, CEOs हैं, वो खड़े होंगे मेरे इंतज़ार में कि जनाब CV दें आपके, हम मुंतज़िर थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी मिसाल इसी तरह, जैसे एक मैकेनिक्स का अगर स्टूडेंट है, 16 ईयर एजुकेशन के बाद उसको अगर मशीनों पर ले आ जाए तो उसको पता भी नहीं होता है। हमने मैस कम्युनिकेशन किया है, जब तक हमने प्रैक्टिकली एजुकेशन हासिल करने के बाद स्टूडियो को आंखों से नहीं देखा था,
हमें पता ही नहीं था 2-3 साल एजुकेशन, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन पाकिस्तान में टेप्टा के नाम से एक ऐसा इदारा मौजूद है जो कि स्किल्स पर फोकस करता है और इस हवाले से नौकरियों में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे पैदा भी होती हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा टेप्टा का इसमें किरदार है। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज़, पहले एक टाइम होता था कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते थे तो आपको बताया जाता था कि एक जॉब फेयर लगेगा और आपको ऐसी कोई कमाल शाहाना किस्म की नौकरी मिल जाएगी, यानी एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 50 ही CEO लग जाएं कहीं पर। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़, मुझे एक इत्तेफाक हुआ है बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का, वहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है और उनके वहाँ जो एग्जीक्यूटिव थे वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग अब बच्चों का माइंड मेकिंग ही ऐसा कर रहे हैं कि हमने इनको नौकरी करने वाला बनाना ही नहीं है, हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आएंगे कि हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना कुछ करे, ऐसे हम स्किल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जनाब टेप्टा पंजाब से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये टेप्टा क्या है और क्या क्या सिखाता है, क्या क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियोज़ में आए, हमें ज्वाइन किया। टेप्टा बेसिकली क्या है? टेप्टा एक ऐसा इदारा है पंजाब का जो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है और तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स को स्किलफुल बना रहा है हर साल। टेप्टा की तकरीबन 415 के करीब पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में एक उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अक्रॉस फ्रॉम ऑल अलॉन्ग फ्रॉम अटक टू रहीम यार खान उसके इदारे हैं। 3 रीजन्स हैं, सेंट्रल और नॉर्थ और साउथ पंजाब के, और उसके इदारों के थ्रू वो पंजाब के तमाम जो बच्चे हैं हमारे बेटियों और बेटियों को वो स्किलफुल बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और हर साल ये इदारे बुनियादी तौर पे 3 माह से लेके 4 साल तक डिग्री प्रोग्राम जो है वो करवा रहे हैं। 3 माह का भी करवा रहे हैं, 6 माह का भी करवा रहे हैं। कौन से प्रोग्राम? 2 साल। इसमें तमाम डिप्लोमास भी हैं 4 साल के, जो 3 माह और 6 माह और 1 साल और 2 साल के प्रोग्राम्स हैं। ये बच्चियों के लिए अलग हैं जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग आ जाता है, डोमेस्टिक टेलरिंग आ जाती है और इस तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसी तरह जो हमारे 3 साल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इनके जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इनके जो हमारे डिप्लोमास हैं 3 साल के वो हैं। इसी तरह 4 साल के डिग्री प्रोग्राम जो बाकी इंजीनियरिंग डिग्रीज करवाई जाती हैं। इसी तरह और इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि उनको स्किलफुल बनाया जाए। और ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है या थ्योरेटिकल? इसमें हर प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मसलन कुछ प्रोग्राम जो शॉर्ट वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल 80% तक है और 20% थ्योरी है। और कुछ प्रोग्राम जो DAE है उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 60% प्रैक्टिकल है और 40% थ्योरी है। तो इसी तरह ये वेरी करता रहता है हर प्रोग्राम के हिसाब से कि उसका, लेकिन हर जगह के ऊपर प्रैक्टिकल के ऊपर हमारा मेजर एम्फेसिस है। और इस प्रैक्टिकल को मज़ीद एनहांस करने के लिए इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो है इसको हमने कम प्रमोट करने के लिए और इस गैप को कम करने के लिए हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं। टाइम बड़ा मैटर करता है, टाइम इज़ मनी। बच्चे 3 जो बता रहे हैं, जो आप डिप्लोमास करा रहे हैं, उसके बाद व्हाट विल दे गेन? मैं आपकी बात को इस तरह corroborate करूंगा कि अभी सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब तशरीफ़ लाए जब, तो उन्होंने 3 माह का ये छुट्टियां थी और 3 माह का एक प्रोग्राम स्किल बूट कैम्प, स्किल समर कैम्प के नाम से आगाज़ किया। 9th, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों को हमने कहा कि आप आएँ और इस कोर्सेज के अंदर आके 16 ट्रेड्स के अंदर हमने उनको कहा कि आप आके अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। प्लम्बर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद वो बच्चे जो मतलब है हमारे आम स्कूलों के बच्चे थे उनको हमने इन ट्रेड्स में आके दाखिला दिलाया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, ताकि वो बच्चे आके उनका एक माइंड बने और हम एक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जो है फ्रॉम वाइट कॉलर टू ब्लू कॉलर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों के अंदर। आपने पहले बात एंटरप्रेन्योरशिप की तो एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को और ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के ज़रिए, ई कॉमर्स कोर्सेज के ज़रिए, ताकि वो बच्चे हमारे जितने भी हैं वो सारे इन कोर्सेज के थ्रू अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें, खुद अपने बिजनेस करें और कारोबार करें अपने, बजाय इसके कि वो जॉब सीकर बने, वो जॉब प्रोवाइडर बने। अच्छा अहमद साहब, आपने जो बात की है अभी के, क्या ऐसा हो नहीं सकता या इस चीज़ पे आप काम करें? ये जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि एक स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल कर रहा है, अगर वो 16 ईयर एजुकेशन के बाद भी टेप्टा आता है, वहाँ पर भी उसका टाइम लगता है, तो अगर डायरेक्ट लिंकिंग हो तो वही स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी आप लोगों के साथ इंगेज हो तो कम से कम उसको फ़ायदा होगा। जब वो वहाँ से फ्री होगा तो स्किल उसके हाथ में होगा। हमारे बहुत सारे इदारे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लेवल्स पे चल रहे हैं।
कुछ बच्चे हमारे पास, जब ये स्किल बूट कैंप था तो आप हैरान हो गए, एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू किया, शी वाज एमफिल, और वो मैंने कहा आप ब्यूटिशियन का कोर्स था, तो मैंने कहा आप ब्यूटिशियन के कोर्स में क्यों आई हैं, आप तो एमफिल हैं। तो कहने लगी मैं खुद सीखना चाहती थी कि ये कोर्स मैं खुद सीखूं और अपने आप को हुनरमंद बनाऊं, मुझे किसी ब्यूटी पार्लर में ना जाना पड़े। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है वजाहत कि हमारे यहाँ डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा होती है, एक डिग्री नहीं होती है, लाइन लगी होती है डिग्रीज की, लेकिन अगर बात करें ना स्किल की, कोई हुनर नहीं होता हमारे नौजवानों के हाथ में। ये कितना इनिशिएटिव आपने बताया कि समर कैंप भी स्टार्ट किया है, मजीद आगे क्या प्लान्स हैं आपके कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके पास स्किल्स हों? अभी हमने ये 14 अगस्त के ऊपर हमारा एक तकरीबन 6 माह से हम काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस करवा दी है, और ये बहुत बड़ा एक कारनामा है देखा जाए तो हमारे टेप्टा के इंजीनियर्स का, कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक का, जब अभी तक प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उसकी 31 कंपनियां काम कर रही हैं, उसके इसी एनवायरनमेंट के अंदर जब तक सिर्फ 24,000 आज तक हमारी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक बाइक्स की। और वैसे भी सर, अभी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, जितना फ्यूल महंगा हो गया है, तो ये तो नेमत है इलेक्ट्रिक बाइक। मैं आपको फ्यूल की असेसमेंट बताता हूँ कि जब हमने इस काम का आगाज़ किया आज से कुछ 6-7 माह पहले, तो हमने जब स्टडी की तो उसमें देखा ये गया कि पाकिस्तान की तकरीबन कोई 5.1 मिलियन मोटरसाइकिल तैयार करने की कैपेसिटी है, और 50 लाख 51 लाख, और उसके अंदर हमारा हर साल कोई तकरीबन 2 मिलियन एवरेज जो है ना मोटरसाइकिल वो निकल रहा है हमारी फैक्ट्री से। और इसके ऊपर हमारी जो फ्यूल कॉस्ट है, उस टोटल फ्यूल कॉस्ट का $3 अरब एनुअली हमारा इस्तेमाल सिर्फ मोटरसाइकिल्स के ऊपर हो रहा है। अब ये $3 अरब को हमने बचाने के लिए काम किया है, ताकि ये $3 अरब का जो फ्यूल है, ये फ्यूल ऑल्टरनेट हमारे डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके, हमारे बाकी इदारों के लिए काम हो सके, इकॉनमी का पहिया रन हो सके, इकॉनमी के अंदर बिजली पैदा होने के लिए इस्तेमाल हो सके, ये हमारे फ्यूल वगैरह सारे। तो ये $3 अरब बचाने के लिए हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया। और ये आपके स्टूडेंट्स ने बनाई है? ये हमारे प्रोफेसर्स ने बनाई, टीचर्स ने बनाई है, स्टूडेंट्स के साथ मिलके। बेसिकली प्रोफेसर्स और टीचर्स का इनिशिएटिव था, स्टूडेंट्स साथ उनको एंगेज किया गया है। और ये हमारे साहिवाल के जो टीम है उसको लीड कर रहे थे हमारे इंजीनियर उस्मान, उन्होंने मेरी सरबराही में हमने कुछ 6 माह काम किया इस प्रोजेक्ट को। एक एक आइटम को फ्लूइड बैटरी लगाई गई, हर चीज़ को मार्केट से कंपैटिबल करते हुए इंतहाई इकोनॉमिकल बनाया गया इस बाइक को। 6 एडिशनल फीचर डाले गए इसके अंदर। ये मार्केट में अब दस्तयाब है इलेक्ट्रिकल बाइक? नहीं, अभी ये हमारा पहला लॉन्चिंग हुई है इसकी। इसका अभी बिजनेस प्लान बनेगा, इसकी सस्टेनेबल मॉडल बनेगा, और बिजनेस प्लान के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, इसकी बाकायदा IPP के तहत इसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे SEC के पास। इसमें डिफरेंट फीचर्स क्या हैं? इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमने 6 एडिशनल फीचर्स दिए। मसलन कोई आदमी हेलमेट जब पहना होगा तो हेलमेट में सेंसर लगा है, वो 2 सेकंड से ज़्यादा आदमी आंख बंद नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, वो हेलमेट उसको जगा देगा फौरी तौर पे। ये वो बाइक है जो स्क्रीन पे नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये वो बाइक है, और हेलमेट एडिशनल उसको जगा देगा, सो नहीं सकेगा वो आदमी। अच्छा, जबरदस्त। आपकी OD और आपकी BMW में एक है कि फीचर है कि हेडलाइट लो हो जाती है जब सामने से लाइट पड़ती है। हमने इस बाइक के अंदर हेडलाइट लो होने का ऑटो हेडलाइट लो हो जाती है, हमने वो फीचर ऐड करवाया है इसके अंदर। बड़ा शानदार है ये तो। दूसरा फीचर। अच्छा सर, एक तो जैसे लॉन्चिंग हो तो आपने बताना है सबसे पहले, मैं ही इंशाल्लाह आपका हमने 14 अगस्त को लॉन्च कर दिया इसको, 14 अगस्त को लॉन्च कर दिया है। अब हम इसको लेके आ रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हम लेके आ रहे हैं। एडिशनली हमने इसकी बाकायदा पायलट स्टडी भी वहाँ पे कर ली है, ड्राइव भी ले ली है बाकायदा तौर पे। इसकी स्पीड 65 तक हमने इसको रखा है, मैक्सिमम स्पीड। 3 लेवल दिए हैं, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक। अच्छा, ये 40 से 65 तक। ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन माहौल दोस्त भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा फ्यूल कॉस्ट बचेगी और हमारी इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली होगी। उसके बाद फ्यूल कॉस्ट 0 है, और उसके बाद नॉइस फ्री है, नॉइस नहीं है बिल्कुल। इसका स्टार्ट होते हुए पता नहीं चलता कि स्टार्ट भी हुई है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि ये तो फिर चार्ज बैटरी पर होगी, तो बैटरी है इसके अंदर, बैटरी पर होगी, जेल बैटरी। हमने कई दफा ऐसा होता है कि ये कितने इसका टाइम में बैकअप चार्ज बैटरी का क्या होगा? बैटरियां 5 इसमें लगाई गई हैं। जेल बैटरी सबसे सेफेस्ट बैटरी है, वो हमने यूज की है इसके अंदर। और बाकी जो लिथियम बैटरी होती है वो समटाइम ब्लास्ट कर जाती है। चार्जिंग टाइम क्या होता है और कितना चार्ज होके कितनी देर तक चल सकती है? 3 चार्जर दिए हमने इसमें। अगर आप इसको 1 घंटे में करना चाहते हैं तो वो चार्जर भी अवेलेबल है। अगर आप 3 घंटे में करना चाहते हैं मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना टाइम, जैसे ये फोन है इसको मैं 2 घंटे लगाती हूँ, ये 100% ये 100% 4 घंटे में नॉर्मल चार्जर्स हमने दिया है, जो कि बैटरी को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी जो आप बता रहे हैं बाइक 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, और वो कितना टाइम चल सकती है, कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर वो चल सकती है, 80 किलोमीटर।
पाकिस्तान के अंदर एक बहुतात अंदाजे के मुताबिक हर आदमी 70 किलोमीटर एवरेज रोजाना के तौर पे सफर करता है, तो हमने इसको 80 पे डिजाइन की है। यानी अगर आपने 4 घंटे आपका प्लान बन रहा है ना, 4 घंटे बैटरी अगर आपने चार्ज किया तो आप ऑफिस के 4 चक्कर लगा सकते हैं। फिर एक और सवाल सर ये है कि बैटरी चार्जिंग जो है इसका फिर बिजली से भी इसका डायरेक्ट लिंक होगा, कितने घर में यूनिट चार्ज लेगा? करनी पड़ेगी या चार्जिंग पोर्ट्स आप सड़कों पर भी लगाने के हवाले से कोई देख रहे हैं? अभी इसका क्या मैकेनिज्म आपने प्लान किया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। गुजारिश ये है कि जब सस्टेनेबल प्लान हम देंगे, सस्टेनेबल मॉडल देंगे और इसका बिजनेस मॉडल देंगे, तो उस मॉडल के अंदर ही हम ये सारे डिज़ाइन करके देंगे चीज़ें। एक बात, दूसरी बात कि अब तो जितनी भी 31 कंपनियां भी लॉन्च हो रही हैं, वो भी जगह जगह के ऊपर अपने चार्जर दे रही हैं यूज़ करने के लिए, कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये बड़ा नॉर्मल सा चार्जर है जो हमने इसको दिया है, कोई हैवी चार्जर नहीं है। अच्छा, ज़्यादा ये भी तो consume तो होता नहीं है ना, करेगी आजकल बिजली ये बिजली चार्ज? बहुत नहीं। महंगी है। यानी आप ये बताएं कि अगर 4 घंटे में चार्ज करूं या कोई भी इंसान चार्ज करे तो कितनी उस पर यूनिट लगेगा? मेरा ख्याल है कि 50 रुपए हमने एवरेज इसकी असेसमेंट निकाली है। नहीं, यूनिट यूनिट के हिसाब से नहीं, इस वक्त हमने जो बात की थी वो पैसों के हिसाब से करेंगे कि 50 रुपए नॉर्मली आप उसका कोई होगा पर यूनिट, एक यूनिट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक यूनिट 4 घंटे चार्ज कर देगा। मेरा ख्याल है कि ये बैटरी बहुत छोटी लगाई है ना, नॉर्मल बैटरी लगाई गई है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखी, बिल्कुल सही। इसको इकोनॉमिकल रखा गया है। यानी कि अभी आप इस बारे में सोच भी रहे हैं कि इसको मैकेनिज्म क्या Trial होगा? बैटरी आपके अगर सवाल का सड़कों जवाब पर इस तरह भी दिया जा सकता है कि 3 बैटरीज लेवल की हैं। अगर आप 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो वो जल्दी कर देगा 1 घंटे में, अगर आप 2.5 घंटे में करना चाहते हैं तो वो चार्जर भी चलें, है। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो स्टूडेंट्स दूर दराज क्लास जाते का हैं, इन्वायरमेंटल चेंज का जो हमें सामना है उसके लिहाज से भी बहुत आइडियल चीज़ है। बहुत शुक्रिया अहमद खावर शहजाद साहब, जिस तरीके से आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं टेफ्टा। और मेरा ख्याल है आयशा के मौजूदा हालात का तकाजा भी ये है कुछ जो ऐसी पेट्रोल बाइक हो जो prices देखिए इकोनॉमिकल हो और इको फ्रेंडली हो। तो मेरा इस चीज़ के हवाले से, जब हम तो बड़ी शिद्दत से ऐसी बाइक का वेट कर रहे हैं और यकीनन जो हमारे देखने वाले हैं वो भी वेट कर रहे होंगे कुछ ऐसी बाइक हो जो कम से कम आपकी महंगाई के दौर में कुछ रिलीफ आपको दे सके। यानी ये जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने प्लान में ले आइए कि इस तरह की बाइक्स आप परचेज़ कर सकते हैं जिससे आपकी पेट्रोल कंजप्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर पेट्रोल जितना मर्जी उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो प्राइसेस बढ़ती हैं, बाकी चीज़ों की भी वो थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, लेकिन इको फ्रेंडली है। और अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ही हम अपने माहौल को भी बचा सकते हैं, अपनी लग्जरीज़ पर भी कट लगा सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर है जो हमने आपसे शेयर करनी है। गोल्फर बाप की गोल्फर बेटे के साथ एक मोहब्बत जिसने तारीख रकम कर दी। हम बात करें हमजा अमीन की, जिन्होंने चंद दिन कबल ऑस्ट्रियन ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था, जिस पर उन्हें बड़ा प्रेज़ किया गया। और ये चैम्पियनशिप के फातिह हमजा अमीन के जो कैडी थे वो उनके अपने वालिद थे। यानी जो भी चीज़ें उन्होंने अपने साथ लेकर जानी थी उनके फादर ने वो कैरी की साथ। यानी आप देखें कि उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की। इतने बड़े, वो भी, उनको भी गोल्फ का टाइटल उन्होंने जीता हुआ है बहुत बार, गोल्फ में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आप बेटे से मोहब्बत देखें उनकी कि वो, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के साथ एज अ कैडी जाऊंगा। तैमूर हसन हैं जो पाकिस्तान के मारूफ गोल्फर हैं, जो हमजा अमीन के वालिद भी हैं। बेटे ने भी किस तरह अपने बाप का नाम रोशन किया है और बाप ने किस तरीके से उनको इनकरेज किया है कि खुद उनका सामान उठाया है, खुद उनके साथ जो है ना ताउन किया है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत बाप बेटे का रिश्ता तो होता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है एक फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए इससे बढ़कर कोई प्राउड मोमेंट नहीं होती आयशा, कि उनका बेटा अपने बाप का नाम रोशन करे और बेटा बाप के पहचान बने। अच्छा, सिर्फ कैडी ही नहीं, वो जो सामान उठाया उन्होंने, चारों राउंड्स में सामान उठाया है। वालिद तो बचपन से स्कूल के बैग से लेकर आपका प्रोफेशनल लगेज तक वालिदैन उठाते हैं और मेरा ख्याल है सबको प्रेज़ करना चाहिए। ये एक नई रकम, तारीख रकम हुई है कि वो गोल्फ चैम्पियन भी बन गए, उन्होंने टाइटल भी जीत ली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मज़ीद स्टोरीज भी आपसे डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको न्यूज़ मॉर्निंग में खुशामदीद कहेंगे और ख़बरें कुछ शामिल कर लें सियासी मैदान से। और ये ख़बरें आ रही हैं सियासी मैदान से कि नवाज़ शरीफ साहब फाइनली वापस आ रहे हैं और जो डेट्स दी गई हैं मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी के हवाले से, वो कहा जा रहा है कि वो सितंबर के मिड ऑफ सितंबर में वो आ जाएंगे। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि 1 महीने तक आ जाएंगे और ये डेट दी गई थी 10 अगस्त को।
गालिबन, और तब उसके हिसाब से भी वही डेट बन रही है, मिड ऑफ सितंबर ही बन रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर से मुतालिक जो हालिया फ़ैसला आया है, उसके बाद ये भी कुछ खबरें सामने आ रही थी कि जो उनकी सज़ा है या जो उनकी नाअहली है वो बरकरार रहेगी। लेकिन कुछ ये भी इत्तलात हैं, अंदरूनी ज़राए ऐसा बताते हैं कि जो नून लीग के अपने रहनुमा हैं, जो मरकज़ी रहनुमा हैं, बड़े करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनको बड़ा फोर्स कर रहे हैं अच्छा, आने के लिए। वैसे आपस की बात है आयशा, हम ये डिस्कस तो कर रहे हैं, आम शख्स को, एक आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है, उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है मियाँ साहब आए या लंदन में ही रहें जहाँ पे इतनी देर से रह रहे हैं, उस बेचारे को तो रोटी अच्छा, रोटी के गए नाले पता है आपने क्यों डाल थे? दिए हैं। गए पता है क्यों थे? वो इलाज कराने इलाज गए के थे। लिए 4 गए। साल बाद फाइनली इलाज हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। अगले हफ्ते ना कुछ नून लीग के बड़े करीबी रहनुमा वो भी जाने वाले हैं लंदन उनसे मुलाकात करने के लिए, जिसमें नाम आ रहा है 3 हफ्तों में जाएंगे। राना सनाउल्लाह का नाम है, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद साहब और शहबाज शरीफ साहब तो अगले हफ्ते ही चले जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी कानूनी टीम है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, केसेस का सामना करना पड़ा तो करेंगे। और जो नाअहली है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 5 साल के, चले वो जब वापस आएंगे केसेस खोलेंगे तब पता चलेगा कि वो केसेस कौन सा नया मोड़ लेते हैं। साहब क्या कहते हैं? अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी सच्ची बातें करते हैं। मुलाहजा किया दोनों के बयानात में आपने? यानी ख्वाजा आसिफ साहब सच्ची बातें भी करते हैं। वो इस तरह से वो कह रहे थे कि ऐसा नाम आएगा निगरान वज़ीर आज़म का, पता ही नहीं होगा किसी को, वही हुआ। वो अब कह रहे हैं कि जब बिल्कुल ज़ीरो रिस्क होगा ना कि केसेस नहीं होंगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा, सब क्लीन चिट मिल जाएगी, तब मियाँ साहब छोटे भाई साहब कह रहे हैं कि वो केसेस का सामना करेंगे, दिफा करेंगे चीजों का। यहीं से तजाद देखिए, देखिए, साहब कह रहे हैं कि वो रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा वजाद, ये भी तो खबरें थी ना कि जो खानदानी लड़ाई चल रही है शायद एक इक़्तिदार में आने की, जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो करीबी रुफ़क़ा कह लें आप उनको, वो कुछ और मशवरे देते हैं। शायद मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि किसके मशवरे पे चलूं, भाई की सुनूं। इस वक्त तो पूरी कौम को समझ नहीं आ रही। चलें जी, हम नासिर बेग चुगताई साहब से पूछ लेते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नासिर साहब आप हंस क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताइए। आप लोगों की अच्छी बातों पे हंस रहा हूँ, इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा आप बताएं, हम सच्ची बातें कर रहे हैं, आप बताएं, उसको सेकंड करें। आप बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा राज यही है कि नवाज शरीफ कब आएंगे। मेरा ख्याल है कायद आज़म की वफ़ात और लियाकत अली खान का कत्ल, बेनज़ीर भुट्टो का सब पीछे रह गया, सब पीछे रह गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, सब खत्म हो गया। टॉक ऑफ द सब टाउन। बातें टॉक अब इस वक्त जो है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब देर कर चुके हैं। मुग़ल मुनीर ने आज के हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुझे पाकिस्तान आना हो या पाकिस्तान से जाना हो तो हमेशा देर करती उन्होंने, इस बार बहुत देर कर दी। सच्ची बात मुनीर नियाज़ी साहब की रूह तड़वा दी आपने शेर को इस तरह। अच्छा नासिर साहब, ये जो आपने बात की ना, इस दफ़ा ज़्यादा देर करती है। वही बात कि पहले शायद जो अपने भी वर्कर्स थे वो थोड़ा इंतज़ार करते थे। वही बात आती है ना कि आप एक जगह तक बहुत ज़्यादा खला छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं पुर हो जाता है। तो जो कारकुनान है उन्होंने अपना खला पुर कर लिया, लीडरशिप ढूंढ ली है नून लीग, मुस्लिम लीग नून में कहीं और। मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कारकुन बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल सीन बनता है ना, वो बनता है बहादुरी से, वो बनता है आदमी के ललकारने से इस्टेब्लिशमेंट को। और मियाँ साहब बहुत बहादुर आदमी हैं, बहुत ताकतवर आदमी हैं, उनका बड़ा स्टैंडिंग है अवाम के अंदर, अवाम उन पर जान देते हैं। लेकिन मियाँ साहब अवाम से दूर हो गए, और बहुत दूर हो गए, और इतना दूर हो गए कि अवाम की पहुँच तक। नासिर साहब, एक उम्र का भी तो तकाजा होता है कि शायद अब वो उम्र नहीं रही है उस तरह से ललकारने वाली, या जेलों की जो सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त करने वाली उम्र नहीं रही है। नासिर साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ शॉर्ट्स दिखाए हैं, कुछ गुफ्तगू जो शहबाज शरीफ साहब की थी और जो ख्वाजा आसिफ साहब की थी, दोनों के बयानात में जो तजाद है, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर खाते? मतलब मियाँ साहब को मशवरे गलत मिल रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, मियाँ साहब को मुख्तलिफ मशवरे मिल रहे हैं, और मियाँ साहब अभी तक कोई फैसला उस पर नहीं कर पाए। अब बार बार दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ बातें होती हैं, बताया जाता है हमको कि साहब पाकिस्तान में सरमायाकारी का प्लान
बना रहे हैं, वो जरदारी साहब से मिले, बिलावल से मिले। हालांकि ऐसी मेरा ख्याल है कोई बात हुई नहीं। जरदारी साहब ने भी इनकार कर दिया, बिलावल ने भी इनकार कर दिया, कोई मुलाकात नहीं हुई और उसका नतीजा आपके सामने भी आगे आ चुका है। मेरा अपना ख्याल है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बाल्टी के बगैर आएँ और आके मुकाबला करें सूरत हाल का। और यही मैंने अर्ज़ किया था बहुत पहले, 2 महीने पहले, कि वापस आ जाए, मुकदमात का सामना करें, जेल जाएं। और उसके बाद मैंने कहा था एक ऑप्शन है कि हुकूमत उनकी है, उनकी हुकूमत उनके घर को सब जेल करार देके वहाँ नज़रबंद कर सकती है। लेकिन नासिर साहब, इसका फिर ये भी शायद इसलिए भी नहीं आया कि बड़ा बुरा तासुर जाना था कि एक भाई इक़्तिदार में है, वो वज़ीर आज़म है, और दूसरा भाई जेल में है। शायद इसी खदशे और इसी चीज़ की बिना पर उन्होंने इसका तासुर बहुत अच्छा जाता कि इंसाफ हर कीमत पर, भाई हो या बेटा हो या मतलब जहाँ आप भाई की बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं और उसी जमात के सदर बने हुए हैं, वो भी तो देखें, ये भी तो तजादात हैं। अच्छा नासिर साहब, रिजवान रज़ी साहब PNN के एक प्रोग्राम में बैठे थे, वो गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रिश्ता देखने के, बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी कि रिश्ता देखने के लिए जब आते हैं तो बड़ी बहन पसंद नहीं आई, रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। ये वजह हो सकती है शायद, इसलिए नहीं आ रहे। छोटी बहन तो पसंद है, सच्ची बात ये है। उम्र का मसला भी है, उसकी जो फुर्तियाँ हैं उनकी बात भी है, और ताबेदार भी है, बावफा भी है, ताबेदार भी है। और ये अगर मैं माजी में जाऊं वापस, तो उनसे कहा गया था छोटी बहन से कि तुम जद्दा मत जाओ, तुम पाकिस्तान में रहो। लेकिन उनकी एक ख़ास बात ये है कि बड़े वफादार हैं वो, बहुत दिलदार हैं वो, और वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन गए। अब भी सूरत हाल ये कि आज भी वो कर रहे हैं। और सर, महबूब की यही अदाएं तो होती हैं जो उसका दिल मोह लेती हैं महबूब का, तो वो तमाम उनके अंदर चीजें तो बदल जाए वो तो मौजूद हैं नासिर साहब। लेकिन ये खबरें दे रहे हैं नासिर साहब कुछ, नासिर साहब बात कंप्लीट कीजिएगा। यही अदाएं तो होती हैं जो उसका दिल मोह लेती हैं। कौन सी आवाज आ रही है? वो तो मौजूद है नासिर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा, वैसे हम ये सारी बातें कर तो रहे हैं, जाहिर बात है एक मौजू है, लेकिन सर इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपके मेरे अलावा क्या एक आम आदमी को, इवन कि जो PMLN का वर्कर भी है सर, उसकी दिलचस्पी है इस बात में कि मियाँ साहब आएंगे, कब आएंगे या नहीं आएंगे, जेलों का सामना करेंगे, आवाम के सामने आएंगे? सर जो हालात इस वक्त मौजूद हैं, या ये हम ही अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए तमाम तर मौज़ूआत को सिलेक्ट करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि अवाम बहुत परेशान है। अच्छा, जब अवाम परेशान होते हैं तो एक वक्त वो आता है कि वो इग्नोर कर देते हैं पॉलिटिक्स को। और लेकिन 14 अगस्त को जो मैंने मंजर देखे हैं उनसे मुझे बड़ा हौसला मिला है कि 14 अगस्त के जो मनाजिर थे मेरे घर के साथ, नहीं, पब्लिक का हुजूम, पब्लिक के नारे पाकिस्तान के हक में। एक ग्रुप तो खैर ज़रा जज्बाती हो गया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात कर रहा था, तो उसको लोगों ने ठीक कर दिया। लेकिन बहुत लोग थे, और मेरा ख्याल है आपके लाहौर में बहुत तगड़ा जश्न हुआ है, कराची में भी जश्न हुआ है। तो ये तो है, लेकिन जहाँ तक सियासत है उससे मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान का आम आदमी इस वक्त पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल एक बेसिक चीज़ है जो बस पर भी असर करता है, जो रिक्शा पे असर, जो स्कूटर पे असर करता है। गाड़ियों को छोड़ दें आप, गाड़ियों का कोई मसला नहीं है। उसके बाद सब्ज़ी की कीमत, गोश्त की कीमत, आटे की कीमत सब बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो जब कम होता है तो हमारी इतनी नाअहल हुकूमतें हैं कि उसमें कमी नहीं करा पाती किरायों में। इंटरसिटी किराया आपके यहाँ बड़ा मसला है पंजाब में, और सिंध में भी ये जाहिर है। वो जब बढ़ गए तो बढ़ गए, वो कम नहीं होते। तो ये मसला है, आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो गिर चुकी है। मैं बताऊँ आपको, नवाज शरीफ के ज़माने में पेट्रोल जो था वो ग़ालिबन 68 या 70 रुपीज़ पर लीटर था, और आज वो पेट्रोल 290 से ऊपर हो गया है। नासिर साहब, बिल्कुल 300 से ऊपर जाने की भी इत्तलात हैं कि पेट्रोल वहाँ तक भी जा सकता है। डॉलर भी, $80 की प्राइस थी। इसहाक डार साहब ने जब आना था तो नून लीग ने ऐसी हाइप क्रिएट की कि पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी, कौन सा ऐसा जादू लेकर आ रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे।
अब दोबारा यही ट्रेंड देखने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब आएंगे सब सही हो जाएगा। कोई भी काम करना हो मियाँ साहब को आने दें। आपको लग रहा है मियाँ साहब आके ऐसा क्या कौन सा तीर मार लेंगे? सर वो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब के आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो मुल्की हालात हैं उनको रियलाइज़ करे सिचुएशन। आपका डॉलर और रुपया जो पैरिटी है वो कहाँ चली, कहाँ से कहाँ गई है, और गलत ज़ाहिर है गलत फैसलों से गई है, पीटीआई के गलत फैसलों से गई है, और उसके बाद इसहाक डार के गलत फैसलों से गई है। इसहाक डार अगर अपनी ईगो में नहीं आते, अपनी अनापरस्ती में नहीं आते और 8 महीने ज़ाया नहीं करते IMF के साथ, तो आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे होते। अगर आई के साहब जून में मई 22 में ये ऑफ़र कबूल कर लेते हैं कि जून में असम्बली तोड़ देते हैं और इंतखाबात करा देते हैं, तो शायद आज वो प्राइम मिनिस्टर होते। ये ब्लेंडर होते हैं पॉलिटिशियंस के, सर गलतियां होती हैं जिस जो पाकिस्तान को कोई भी मुल्क हो, सोमालिया हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान। अब आपको लगता है कि जो कुछ महंगाई हुई है इसका खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा? मियाँ साहब आ भी जाएं लेकिन जो पानी सरों से गुजर चुका है उसका खमियाजा नहीं हो सकेगा। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल जो इजाफा हुआ है वो भी इजाफा नून लीग के खाते में जाएगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, वो मारुलक काका के खाते में नहीं जाएगा, वो नून लीग के खाते में जाएगा। 20 रुपए और 17 रुपीज़ 37 इन 15 डेज। अंदाज़ा लगाए ना आप कहाँ जा रहे हैं आप, और आप फिर कहते हैं आप मजबूर हैं बिल्कुल। डॉलर प्राइस जो है आपकी और पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी। अच्छा नासिर साहब, नून लीग में अंदरूनी भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, जलसे होते हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब होते हैं, हमजा शहबाज होते हैं, मरियम नवाज़ नहीं होती हैं वहाँ पर, और पहले भी हमने देखा पब्लिकली भी कुछ नाराज़गियाँ चलती रही हैं। आपको लग रहा है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसके बाद से नाराज़गियाँ ज़्यादा हो गई हैं, और कुछ तो ये भी खबरें कि बड़े मियाँ साहब ने कहे कि अब मिल गया स्वाद वज़ीर-ए-आज़म बनकर? नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक। मुल्क को जिस बुरहान से निकाला है उन्होंने, वो नवाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं थी। सर बहरान कौन सा है? बहरान तो अभी भी है, जो आम आदमी का मसला वो तो वहीं का वहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है देखिए आपको श्रीलंका नहीं बनने दिया गया, सिंपल बात है। कई लोग कह चुके हैं, शहबाज शरीफ भी कह चुका है, डिफॉल्ट से भी आपको बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। अगर खुदा ना खास्ता, नासिर साहब बात तो वही है सर, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, आम आदमी तो नासिर साहब डिफॉल्ट हो चुका है सर। चलें जी नासिर बेग चुगताई साहब, ये डिबेट इतनी लंबी है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बचा ली है हमें डिफ़ॉल्ट से, बड़ी मेहरबानी जी, लेकिन जो मुल्क आम आदमी जो अभी तक डिफ़ॉल्ट की ही सिचुएशन में है, जिसका घर डेली बेसिस पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसको कौन निकालेगा? ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हमने बात करनी है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से। हेल्थ का हमारी कोशिश होती है कि हम एक सेगमेंट लाजमी करें ताकि जो लोग हैं हेल्थ से रिलेटेड जो उनको मसाइल चल रहे हैं या जो सीजनल मसाइल हैं, बिल्कुल आप हमेशा ये कहते हैं जान है तो जहान है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि आपकी तबीयत ख़राब होना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपके सामने पकवान हो, दुनिया की हर आसाइश आपके सामने, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आजकल बड़ा जो हमारे यहाँ मसला चल रहा है कि छोटा सा मसला होता है, हमारे घरों में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है जो तकरीबन हर घर में होता है, उसमें आपको एंटीबायोटिक मिलेगी, एंटी एलर्जी मिलेगी, पैनाडोल से लेकर हर दवाई उसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा एक और मसला है हमारे मुल्क का, मेरा ख्याल है हर घर में ये होता है, हर दूसरा बंदा जो है ना नीम हकीम बना हुआ है। आप किसी से पूछें मेरे लीवर में पेन हो रही है, मेरी किडनी में पेन है, मेरे सर में दर्द है, वो फौरन से पहले आपको दवाई लिख के दे देगा, चाहे उसका दूर दूर तक मेडिकल से ताल्लुक ना हो। एंटीबायोटिक, हल्का सा गले में दर्द है, यानी लोग गार्गल्स की तरफ नहीं आएंगे, जो भी देसी रेमेडीज भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं, सीधा जाते हैं जी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक आप खा लें। यानी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो गई है एंटीबायोटिक से कि आप हर दूसरा बंदा कुछ भी, और फिर उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं। एक दिन एंटीबायोटिक खाई, दूसरे दिन खा ली, ख़त्म, फिनिश, अब मैं ठीक हो गया हूँ, बिकॉज पूरे 7 डेज का इसका कोर्स होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, कितना होता है, हमें कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि आजकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर घर में रुझान, आम रुझान बन चुका है, नौजवान बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है मेडिसिन लेने का, फ़ौरन से पहले मेडिसिन लेते हैं, ये कितनी हार्मफुल हो सकती है सेहत के लिए बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के? देखें, एक्चुअली
अगर आप सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं ना, तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ बेसिकली कि आप बगैर किसी की एडवाइस के मेडिसिन को उसके अनइंटेंडेड, आपको नहीं पता कि वो क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है, और आप उसको लेना शुरू कर दें। ठीक है, ये तो है पहली चीज़। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हैं कि इससे मसाइल क्या हो सकते हैं, कि जैसे जैसे आप लेना शुरू करते हैं दवाई, यू डोंट नो अबाउट इट्स एडवांटेज। वो क्या कर सकती है, आप ज़्यादा अरसे के लिए, आपने 10 दिन के लिए खाई, 15 दिन के लिए खाई, 20 दिन के लिए खाई, और फिर लोग समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर ने लिख दी और वो उसको बस खाते चले जा रहे हैं, और फिर ना सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि बाकियों को भी वो प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से आपके लीवर के जितने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, और मोस्ट कॉमन, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत 3rd जनरेशन 4th जनरेशन ड्रग होगी जो जाके डैमेज कर रही होगी। इवन पैरासीटामोल इज़ द मोस्ट डेंजरस ड्रग, कि जो जाके सबसे ज़्यादा आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। तो ये छोटी छोटी हमें लगता है कि बस बुखार हुआ है तो शायद ये सिर्फ बुखार है, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज होगी। तो जब लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो अंडरलाइंग कॉज जो है वो भी हाइड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, कंसल्टेशन करते हैं, आपके कुछ टेस्ट होते हैं और वो फिर उसको आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने भी तो एक बिजनेस बनाया हुआ है पूरा, इतने महंगे महंगे प्रिस्क्रिप्शंस लिख देते हैं और पहली सिटिंग में आपको कभी भी डायग्नोज नहीं करेंगे, दूसरी तीसरी सिटिंग में आपको अच्छा वो मेडिसिन काम नहीं की तो अब मैं बदल देता हूँ, चलो उसके अलग से चार्जेस। तो फिर लोग, जो महंगाई भी चल रही है उससे बचने के लिए फिर लोग कहते हैं कि भाई ना ही जाएं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पे आप चले जाओ तो आप बन जाएं और खुद ही खा लें। हाँ, तो ये भी एक मसला है। बिल्कुल, देखिए WHO की भी गाइडलाइन है कि आप कुछ मेडिकेशंस को ओवर द काउंटर ले सकते हैं, वो एक लिस्ट है स्पेसिफिक, ये नहीं है कि आप सब मेडिकेशंस को लेना शुरू कर दें। तो महंगाई में आप कंसल्टेशन करें, अगर आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लिस्ट है ना कि बुखार है तो आप ये ले लें, अगर आपको पेट में दर्द है तो ये ले लें, गर्दन में दर्द है तो ये ले लें। लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा अगर आप रिसर्च डेटा उठा के देखें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है सेल्फ मेडिकेशन में। अब एंटीबायोटिक्स, आपको आइडिया है कि सबसे बड़ा इस दुनिया में जो दूसरा बड़ा मसला चल रहा है ड्रग्स रिलेटेड, वो AMR है, एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है। तो हम उस चीज़ को प्रमोट करते चले जा रहे हैं। नो डाउट महंगाई के इस दौर में हर मरीज़ कंसल्ट नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस इज़ गुड कि आप अपनी ओवर द काउंटर की लिस्ट से एक मेडिसिन। अच्छा, समटाइम्स ये होता है, आपको याद होगा कि 9th-10th क्लास में हमारे एक चैप्टर होता था, अ मैन इन अ हॉस्पिटल, इटसेल्फ ही इज अ हॉस्पिटल। अब मतलब इतना उसको लगता है कि फलाने को भी कोई बीमारी है, उसको लगता है मुझे ये हो गई है। यानी आप बीमार होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ का सही होना बड़ा ज़रूरी है। हर इंसान बीमार नहीं होता, वो शायद उसके जहन में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अगेन वही बात है कि आपने खुद को खुद से डायग्नोज नहीं करना, ये काम डॉक्टर का है। आपने अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, अपनी हेल्थ है, अपनी आप एक्सरसाइज, जो रोज़ाना की आपकी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, उसको आप मेंटेन रखें। लेकिन अगर बात आती है कि मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ़ौरन जाके और कोई भी ऐसी सेल्फ मेडिकेशन लें। क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ का नाम लिया, तो सेकेंड मोस्ट जो यूज़ होती हैं सेल्फ मेडिकेशंस वो एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की दवाइयाँ। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो अद्वियात हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि आप डिपेंडेंस हो जाती है, आप उसको खाने के आदी हो जाते हैं। नींद की अद्वियात का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका नुकसान क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको उसके बगैर नींद नहीं आती, आप आदी होते चले जाते हैं, और फिर एक स्टेज आती है कि आपको उसकी भी सारी जनरेशंस खत्म हो जाती है। मुझे पता है क्या लगता है कि जो खास तौर पे जो मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन यूज होती हैं, न्यूरो का जो मामला होता है, इनके जो पेशेंट्स होते हैं फिर वो सारी उम्र इन मेडिसिन के बगैर सरवाइव ही नहीं कर पाते। मुझे लगता है वजाहत कि एक टेबलेट को निकालना एक पत्ते में से और उसको खा लेना पानी के साथ इज़ मोर ईजी कि आप बाहर निकलें घर से, 30 मिनट्स वॉक करें, डेली वॉक करें, सन एक्सपोजर इतना कम हो चुका है, सनलाइट में आप टाइम स्पेंड करें। हमें लगता है कि शायद विटामिन डी है सन में, ऐसा नहीं है, बहुत से उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और शायद अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो बीमारियां होती नहीं थी, कोई कभी कभी साल में कई बार फ्लू हो जाया करता था। कितना जरूरी है उसी में इसी चीज का होम रेमेडीज कितनी इफेक्टिव हो सकती है, नहीं अगर हल्का फुल्का कुछ हुआ है तो होम रेमेडीज कितना उसमें इफेक्टिव हो सकती है। होम रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव, आप उसको लें अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर। वैसे भी हम मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमें रूटीन के अंदर बेनिफिट दे रही होती हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारी एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और फिर हम लोगों ने, छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसको एक्सपोजर दे देते हैं फ़ौरन,
बड़े बड़े इंजेक्शंस लगवाओ, ये करो वो करो। अच्छा, उस पर सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड होता है, मतलब दिस इज़ नॉट कि डॉक्टर्स उस पर रेकमेंड कर रहे होते हैं, ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा। कि आप खुद देखते होंगे आपके इर्द गिर्द बिहेवियर है कि अगर पेशेंट गया है, उसको डॉक्टर ने टीका नहीं लगाया ना, तो पेशेंट फील करेगा कि नहीं, इसने हमें सही चेक ही नहीं किया, दूसरे को चेक करवाता है। और ऐसा लिटरली रूटीन प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि मरीज आता है, वो आपको आके वो इंसिस्ट करता है कि मैंने गूगल पे ये पढ़ा है कि इस बीमारी का इलाज ये है, मुझे ये दवाई लिख दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गूगल तो आपको डेथ बेड पे पहुंचा कर आता है। और देखें, गूगल डॉक्टर एक न्यू फिनोमेना है जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हर शख्स उसको पेट में दर्द होता है, वो पूरा का पूरा उस पर गूगल पे पढ़ता है, उसको लगता है कैंसर हो चुका है, और वो फौरन डॉक्टर की तरफ भागता है। ये भी हम देखते हैं कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि शायद हमारी रेजिस्टेंस पावर नहीं रही है, जिसकी वजह से हम हल्का सा भी सर में दर्द हुआ है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, या थोड़ी हम फ़ौरन से पहले मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। तो बाहर के ममालिक में तो ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होती है, उससे पहले शायद हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को ना आदी कर दिया गया। हम बिल्कुल जब एक छोटे किड्स को आप मेडिकेशन हाई डोज देना शुरू कर देते हैं कि आप स्टार्ट ही उसको 3rd जनरेशन से कर रहे हैं अगर एंटीबायोटिक्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आने वाले दिनों में वो उस पर असर करेगी। जब वो असर नहीं करती तो छोटे छोटे ज़ख्म वो कि आप समझ लें कि 4th जनरेशन से भी ठीक नहीं होते। एंड दिस इज़ अ बिग डायलेमा कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जाएगा। और एक और जहाँ पे चीज़ जो हाईलाइट करूँ, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। अब डायबिटीज़ के पेशेंट आप देखते हैं कि पहले एक दवाई पे होते हैं, फिर वो उसके साथ कंप्लायंस का हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि हम एक टाइम पे खा लेते हैं, उसके बाद हम 2-2, 3-3 दिन भूल जाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो डोज है उसकी वजह से शुगर कंट्रोल होगी। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको कॉम्बिनेशन पे आना पड़ता है, फिर आप 3-3 दवाइयाँ, फिर 4-4। मतलब रीसेंट रिसर्च है कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक शख्स 9 अद्वियात की सेल्फ मेडिकेशन करता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर कि आप इतनी ज़्यादा तादाद में। अच्छा, व्हाट आई बिलीव, मुझे लगता है कि आप जो खा रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ डिफाइन करता है, वट एवर यू आर ईटिंग। मतलब आप अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं, 5-6 हज़ार का खर्चा वहाँ भी हो जाता होगा। अगर आप वही 5-6 हज़ार का बच्चों के लिए फ्रूट ले आएँ या फ्रेश जूसेस की तरफ आ जाएं, अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि वो जो आपने डॉक्टर पे पैसे लगाने हैं वो आपके पैसे बच जाएंगे और आप अपनी डाइट अच्छे कर सकते हैं। डाइट का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली देखें, डाइट इज़ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले डाइट अगर हम बात करें कि आपने इवन बुक्स रेकमेंड करती हैं, हम कहीं पे भी आप पढ़ने जाएंगे वहाँ पे भी ये रिकमेंडेशन है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपने सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली डाइट है, देन आपकी एक्सरसाइज है। ये 2 चीज़ों के बाद आप किसी भी दवा को इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत से हमने इश्यूज़ कवर करने की कोशिश की है इस सेगमेंट में, और ये कोई डॉक्टर वजाहत नहीं बताता है। वो कहते उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, वो कभी भी नहीं बताएंगे कि जी आप अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, ये खाएं, वो खाएं, फलां चीज़ें करें। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप खुद से डॉक्टर बन जाएं और खुद से चंद पैसों के लिए अपनी जान को दांव पर लगा लें। तो अपनी सेहत आपका प्राइमरी पर्पस है, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।